सो हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा टीम मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो जैसा कि आप सबको पता है NIOS क्लास 12 इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सो इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपका एग्जाम किस तरीके से आता है, एग्जाम का पैटर्न फॉर्मेट क्या होता है और हमें कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक आप मेरे साथ जरूर बने रहें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे इजीली आप पास हो सकते हो। अगर सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं कंटेंट की कि किस तरीके से कैसा कंटेंट आप लोगों का आने वाला है, सबसे पहले आते हैं प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। इसमें प्रोस और पोएट्री का मिक्सचर होता है जो कि आपका 25 नंबर का आता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं प्रोस और पोएट्री की, आपके कुछ सीन पैसेजेस आएंगे। किसी भी चैप्टर का आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, किसी भी पोएम का स्टैंजा दे दिया जाएगा। किसी भी पोएम मतलब ये मत समझ लेना दुनिया जहान की कोई भी पोएम और कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस का, और फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये सब कुछ कंक्लूड होगा आपका 25 मार्क्स का। इसके अलावा आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं जिन्हें हम नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट कहते हैं, ये भी आपके 25 मार्क्स की आएगी। इसके अलावा ग्रामर का जो पोर्शन आएगा आपके फिलिप्स या एडिटिंग वगैरह, वो भी 15 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा फंक्शनल राइटिंग स्किल्स आएंगी, फंक्शनल राइटिंग स्किल्स भी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। और ऑप्शनल मॉड्यूल्स जो A और B में से आपके पास चॉइस होती है तो वो 15 मार्क्स की आएगी। जो दोनों में से जो आपको ठीक लगती है आपको वो अटेम्प्ट करना होता है और एग्जाम को अच्छे से करना होता है। तो टोटल आपका जो इवेल्युएशन हुआ वो एग्जाम का वो 100 मार्क्स का हुआ। जैसे कि हर सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के लिए भी आपको 3 आवर्स ही मिलेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से होता है। सेक्शन ए पे आते हैं हम। सबसे पहले सेक्शन ए हमारा किस तरीके का है, क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मैंने आपको बताया था जैसे कि चैप्टर का एक पैसेज उठाकर दे देंगे, मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। आफ्टर माई सिकनेस वी मूव्ड टू लाहौर अ फ्यू माइल्स अवे, बट द नंबर ऑफ रिलेटिव हु केम टू सिंपैथाइज मेड माई फादर आस्क फॉर अनदर ट्रांसफर, दिस टाइम टू करनाल वेयर वी हैड नाइदर फ्रेंड्स नॉर रिलेटिव। वो क्या बताते हैं कि जब मुझे बीमारी हो गई तो हम लाहौर आ गए, लेकिन यहाँ पर भी हमारे कुछ रिलेटिव थे और वो फिर वापस मेरे लिए सिंपैथी दिखाने के लिए मेरे पापा के पास आने लग गए। और मेरे पापा को ये चीज अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने अनदर ट्रांसफर लिया और अब वो लाहौर से कहाँ पर आ गए, करनाल आ गए। वो कहते हैं हम करनाल आ गए जहाँ पे ना ही कोई फ्रेंड थे और ना ही कोई रिलेटिव। देयर वी गोट अ कॉटेज ऑन द कैनाल बैंक, यानी कि कैनाल नदी के पास उनका कॉटेज था। बिल्ट इन वेरी पीसफुल एंड क्वाइट सराउंडिंग्स, और उनके चारों और बहुत ही ज्यादा शांति थी और बिल्कुल शांत वातावरण था जो सुकून प्रोवाइड कर रहा था। तो ये आपका पैराग्राफ है जिसकी हिंदी मैंने आपको अभी भी बताई। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है टू विच सिटी द स्पीकर्स फादर वॉज ट्रांसफर्ड। कहाँ से ट्रांसफर्ड हुए, लाहौर टू करनाल, करनाल आ गए थे वो लोग। उसके बाद है हु केम टू सिंपैथाइज विद हिज पेरेंट्स, उसके पापा के पास सिंपैथी दिखाने कौन आ रहे थे, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिलेटिव केम्स टू सिंपैथाइज विद हिज पेरेंट्स। देन थर्ड है व्हाट वर द सराउंडिंग्स ऑफ देयर कॉटेज। तो मैंने आपको बताया कॉटेज कैनाल नदी पर था और उसके चारों ओर बहुत शांत वातावरण था। तो आप लिख सकते हो द सराउंडिंग्स ऑफ देयर कॉटेज वर वेरी पीसफुल एंड क्वाइट लोकेटेड ऑन द कैनाल बैंक। नेक्स्ट है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको दे रखा है बी सपोर्टिव इमोशनली। तो ऑब्वियसली जब हम भी किसी को इमोशनली सपोर्ट करने जाते हैं तो उसे सिंपैथी कहते हैं। तो आता इसका मीनिंग होगा, का सिनोनिम क्या होगा, केम टू सिंपैथाइज। ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो पैसेज की सेकेंड लाइन में ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आया हुआ है एग्जैक्ट जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट का ए पार्ट बताया। ये भी सेम टाइगर इन द टनल जो आपका चैप्टर है उससे आया हुआ है ये एक्सट्रैक्ट, ये जो पैराग्राफ है वो। तो आप इजीली इसे जैसे फर्स्ट वाला मैंने बताया वैसे ऊपर वाला मैंने बताया वैसे ही ये सेम होगा। और इसमें जो मेन बात है क्या है कि आपके पास ऑप्शन होता है और का, देख रहे हो आप, या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो या ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। जिसके आंसर आपको इजीली मिल जाए वो वाला अटेम्प्ट आप कर सकते हो। और इसमें जो मेन बात है वो ये है कि ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो ये मत सोचना कि वीडियो में यही है तो यही चैप्टर से आएगा, नहीं, किसी भी चैप्टर से ये आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की। तो आप देखो फिर से एक पैसेज आया हुआ है। शी हेल्ड माई सिस्टर एट आर्म्स लेंथ एंड सेड जेंटली वी आर सो प्राउड ऑफ यू आराधना माई डियर दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड टू इनोग्रेट द एनुअल शो ऑफ योर स्कूल। अपनी बहन के कंधे पर तपाते हुए क्या कहती है कि हमें तुम पे बहुत ज्यादा गर्व है आराधना, जो तुम एनुअल शो में इनोग्रेशन के लिए, इनोग्रेट होता है किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए चुनी गई हो। फादर एंड आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू, पापा और मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल सोचा है।
है ऑन दिस इम्पोर्टेंट इवेंट, आज के इस इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए। वी वॉन्टेड टू गिव इट टू यू ऑन योर 18 बर्थडे नेक्स्ट मंथ। हम वैसे तो तुम्हें वो गिफ्ट तुम्हारे 18 बर्थडे पे देने वाले थे जो कि नेक्स्ट मंथ आ रहा है, बट वी थॉट टुडे वाज मोर अप्रोप्रिएट ओकेजन, बट हमने सोचा कि आज का दिन शायद तुम्हारे लिए ज्यादा खास है। वी वांट यू टू वेयर इट टुडे, हम चाहते कि तुम आज के दिन वही पहनो। शी टर्न टू मी एंड सेड रन सिमी गेट इट फ्रॉम फादर। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और उन्होंने क्या कहा, जल्दी आओ सिमी और अपने पापा से लेकर आओ। ये पैसेज है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है आपके, व्हाट वाज आराधना गोइंग टू परफॉर्म। आराधना क्या परफॉर्म करने जा रही थी, इनोग्रेट करने जा रही थी ना एनुअल शो। तो फर्स्ट आंसर ऐसे हो जाएगा। फिर पूछा गया हु वाज आराधना, तो आराधना कौन थी, स्पीकर की सिस्टर है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द गिफ्ट फॉर आराधना, आराधना के लिए क्या गिफ्ट है। देखो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है ना मेंशन, तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो कि उसके जो मम्मी पापा है वो उसे क्या देते हैं, नेकलेस देते हैं ब्यूटीफुल सा। तो इसीलिए चैप्टर का पढ़ा होना जरूरी है क्योंकि सारी चीजें ना इसी पैसेज में आपको नहीं मिलेगी। पूछा गया है क्या गिफ्ट दिया था, अब यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं, आप तो डर जाओगे। वहां पर ये मत लिख देना कि नॉट मेंशन इन एक्सट्रैक्ट, तो आपको क्या लिखना है, नेकलेस। नेकलेस दिया था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको इजीली पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। टू लॉन्च यानी कि शुरू करना, तो शुरू करना मैंने आपको बताया ना, इनोग्रेट का मतलब भी सेम यही होता है। तो इसलिए इस तरीके से ये वाला एक्सट्रैक्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी के ऑप्शन में और में है, ये सेम उसी तरीके से होगा। मैंने आपको ए और बी दो बता दी और दो आप खुद सॉल्व करो। ओके, तो इस तरीके से इजीली ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। आपको 60 वर्ड्स में क्या करना है, आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू रोड्स इन द पोएम। डज वन रोड सीम टू बी मोर अपीलिंग देन द अदर। यूज एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर। नॉर्मल सा पूछा गया है कि अपना ओपिनियन बताओ कि जो दो रोड्स थी, ये द रोड नॉट टेकन से आया हुआ है आपका, तो जो दो रोड थी उनके बीच क्या डिफरेंसेस थे और कौन सी रोड ज्यादा देखी गई जिसपे लोग गए। हमें एग्जाम्पल देने हैं और पोएम को सपोर्ट करना है। तो देखो द टू रोड्स इन द पोएम, द रोड नॉट टेकन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट चॉइसेस इन लाइफ। तो जो दो रोड की पोएम थी द रोड नॉट टेकन, जिसमें दो पोएम को दिखाया गया, वो लाइफ की दो चॉइसेस को इंडिकेट करती है। द फर्स्ट रोड इज सेफ एंड फैमिलियर पाथ दैट मोस्ट पीपल टेक। उसमें से जो फर्स्ट रोड थी वो सेफ लग रही थी, क्यों, क्योंकि उसपे काफी ज्यादा लोगों के चलने के निशान थे और इससे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने उस फर्स्ट रोड को ही अपनाया। द सेकंड रोड इज एन अननोन एंड रिस्की पाथ दैट ओनली अ फ्यू पीपल टेक। जो सेकंड रोड थी वो थोड़ी सी अनसेफ और रिस्की लग रही थी क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोगों के पैरों के निशान नहीं थे। द सेकंड रोड इज मोर अपीलिंग बिकॉज इट इज नॉट वेदर्ड एंड विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर द पोएट। जो आपकी ये सेकंड रोड थी, जो पोएट है उसके लिए वो नया एक्सपीरियंस लाने वाली थी, तो इसीलिए जो पोएट है उसने सेकंड रोड को चूज किया था बिकॉज इट हैज अ बेटर क्लेम देन द फर्स्ट रोड, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी लाइफ के लिए ज्यादा बेस्ट साबित होगी। द सेकंड रोड इज लेस ट्रेवल्ड एंड सो ग्रासी एंड लेस वर्न आउट। जो सेकंड रोड थी उसे काफी कम इस्तेमाल किया गया था, वहां पर ज्यादातर यात्री नहीं गए थे और बहुत सारी घास भी थी वहां पर। द पोएम फाइनल लाइन एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस एक्सप्रेसेस द पोएट डिलाइट। द पोएट वाज फॉर्चुनेट इन दैट ही चूज द लेस ट्रेवल पाथ। ही नोज दैट इफ ही हैड टेकन द अदर रोड हिज लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो पोएट इसमें एंड में क्या कहता है कि मैं अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ ये लेस ट्रेवल पाथ को इस्तेमाल करके, क्योंकि दूसरी रोड है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां मेरी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होगी, यानी कि सबसे ज्यादा अलग होगी। इसी के और में एक दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको इससे समझ आ गया होगा कि जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें भी आपके पास दो चॉइस होती है, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट करो चाहे सेकंड। तो सेकंड है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग भोली फ्रॉम स्टैमरिंग डम काउ इनटू बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। तो ये आपका भोली चैप्टर से आया है। तो आप सबको पता है कि भोली एक नाजुक सी हकलाने वाली लड़की थी जो दूसरों के सामने बोल भी नहीं पाती थी, तो वो एकदम से बोल्ड और कॉन्फिडेंट गर्ल कैसे बन गई, कौन था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इन द स्टोरी भोली इट वाज द स्कूल टीचर हु प्लेड अ पाइवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग भोली फ्रॉम अ स्टैमरिंग टिमिड गर्ल इनटू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट वन। तो जो उसकी स्कूल की टीचर थी उन्होंने भोली को काफी ज्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भोली वॉज इनिशियली एन इंट्रोवर्टेड एंड अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल। जैसा कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, भोली काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल थी। उसके अंदर अपने लिए ना कोई विश्वास था, ना कोई आत्मसम्मान था और ना ही कोई कॉन्फिडेंस था। लार्जली ड्यू टू हर स्पीच इम्पेडिमेंट एंड हर फैमिली नेग्लेक्ट शी फेस्ड रिडिकल फ्रॉम हर क्लासमेट स्पेशली हर सिस्टर फ्रेंड विच फर्दर एरोडेड हर सेल्फ स्टीम। बचपन से ही चाहे उसकी क्लासमेट हो चाहे उसकी बहन हो, बहन के दोस्त, तो सबसे उसे क्या मिली थी, एक बेइज्जती ही मिली थी। तो इसलिए वो काफी ज्यादा अनकॉन्फिडेंट थी। जो टीचर है वो भोली के पोटेंशियल को पहचानती है और डिसाइड करती है कि वो उसे चेंज करेगी। आपने ये चैप्टर पढ़ा था तो आपको पता होगा कि जो टीचर है वो उसको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देती है स्कूल में, की सहायता करती है, उसको बोलने के लिए फोर्स करती है, उसको एनकरेज करती है कि वो अपने डर से
बाहर निकले, खुद को एक्सप्रेस कर पाए और उसको बिल्डअप करने में, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में काफी ज्यादा उसकी हेल्प करती है। तो एंड में यही दिखाया गया है कि टीचर के जो एफर्ट्स थे वो पेड ऑफ होते हैं, उसके जो मेहनत थी वो रंग लाई, और जो भोली है वो बिल्कुल बदल गई, कॉन्फिडेंस बन गई, बोल्ड बन गई। और एंड में जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी करने से मना किया और फैमिली को और रिलेटिव्स को उन्हीं की लैंग्वेज में रिप्लाई दिया, तो उससे पता चलता है वो कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट बन गई थी। तो कह सकते हैं कि जो टीचर का रोल था भोली की एम्पावरिंग में वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। आपको 30-40 वर्ड्स में 3 आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर रीच फॉर हिज पिस्तौल, व्हाट डिड ही डू विद इट। मतलब डॉक्टर ने अपनी पिस्तौल क्यों उठाई और उसने उसके साथ क्या किया। केस ऑफ सस्पिशन से आपका क्वेश्चन आया। तो देखो, जो डॉक्टर बेंसन थे, डॉक्टर बेंसन रीचेस फॉर हिज पिस्तौल बिकॉज ही सस्पेक्ट अ मैन ही पिक्ड अप इन हिज कार इज अ थीफ और मर्डरर। डॉक्टर बेंसन ने अपनी पिस्तौल क्यों निकाली थी? क्योंकि उन्हें ऐसा शक हो रहा था कि जिस इंसान को उन्होंने अपनी कार में बिठाया या तो वो कोई चोर है या फिर कोई मर्डरर। डॉक्टर बेंसन स्टॉप द कार एंड पुशेस द गन इनटू द मैन साइड। डॉक्टर बेंसन ने एकदम से कार रोकी और अपनी गन को मैन की साइड किया, मतलब उसकी तरफ किया। ही थॉट द मैन स्टोल हिज वॉच बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड इट इन हिज पॉकेट। उन्होंने क्या सोचा था कि उस आदमी ने उनकी घड़ी चुराई है क्योंकि वो घड़ी उनको अपनी पॉकेट में नहीं मिल रही थी। आफ्टर दैट बेंसन पुश्ड इवांस आउट ऑफ हिज कार। और उसके बाद उस इंसान को जिसको उन्होंने कार में बिठा रखा था, यहाँ पे उसका नाम वो हो गया, रिवील हो गया, इवांस नाम था उसका। तो इवांस को उन्होंने कार से क्या कर दिया, फेंक दिया बाहर। विच सोवेनियर डिड गवास्कर लाइक द मोस्ट, व्हाई। ये आपका माय फर्स्ट स्टेप से आया है। तो जो सुनील गवास्कर थे वो बैट पे ऑटोग्राफ जो वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम करती थी उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे, है ना। ये चैप्टर में भी पढ़ा है हमने। क्यों? बिकॉज इट सिंबलाइज हिज एंट्री इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट एंड वाज अ चेरिश्ड गिफ्ट फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग हीरोज। वो इसे इतना ज्यादा पसंद इसलिए करते थे क्योंकि ये सिंबलाइज करता था उनकी एंट्री को, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चुकी थी, और ये उन्हें क्रिकेटिंग हीरोज की तरफ से एक चेरिशिंग गिफ्ट जैसा प्रतीत होता था। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द राइटर थिंक इज मोस्ट यूजफुल। ये आपके फादर डियर फादर से आया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कौन सी एजुकेशन राइटर बोलता है कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो राइटर बिलीव करता है, देखो, प्रैक्टिकल एजुकेशन में, जो क्या बताए हमें, क्या टीच करे हमें, विच टीच लाइफ स्किल्स, जो हमें लाइफ की स्किल्स के बारे में बताया। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, और स्टूडेंट्स है उन्हें वर्ल्ड के जो रियल चैलेंजेस होते हैं ना दुनिया में, हमें जो सच में फेस करना पड़ता है, उससे अवगत करवाए। यही सबसे ज्यादा यूजफुल और वैल्यूएबल एजुकेशन है राइटर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, व्हाई डिड बलदेव हैव टू टेक अप द जॉब ऑफ खलासी। ये आपका टाइगर इन द टनल से पूछा गया है कि जो बलदेव है उसे खलासी की जॉब क्यों करनी पड़ी। द फैमिली स्मॉल राइस फील्ड डिड नॉट प्रोवाइड दैम विद मोर देन अ बेयर लिविंग। एक आम जिंदगी के अलावा, एक साधारण, बेयर मतलब होता है एकदम आम या साधारण, तो एक साधारण और आम जिंदगी के अलावा जो उसके छोटे छोटे चावल के खेत थे वो उसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए उसने एक अच्छी जिंदगी अपने परिवार को देने के लिए खलासी की जो जॉब है वो क्या करी थी, ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपकी पोएम से, आपको इसे पढ़ना है और आंसर देना है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉक्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउस। ये आपकी लेजर पोएम से आया हुआ है। तो इसमें मैंने भी आपको पढ़ाया है और आपको थोड़ा सा याद हो तो आप देख सकते हो कि इसमें हमने क्या बोला था कि अब हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हम रास्ते से जब हम चल रहे होते तो हम पेड़ों को देख पाए। अब हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि हम पहले हम जैसे गाय का या भेड़ का झुंड होता था तो देख के रुकते थे, बट अब तो हमारे पास सांस लेने का भी वक्त नहीं है, हम एक सेकंड खड़े ही नहीं रह सकते, और अब हमने इन सबको खड़े रहकर देखना या छोड़ना छोड़ दिया। वी हैव नो टाइम। तो ये लेजर पोएम से आया गया है आपका। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय व्हाट इज दिस लाइफ इट फुल ऑफ केयर। तो एक जो लाइन आई है व्हाट इज दिस लाइफ इट फुल ऑफ केयर, इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो पोएट का क्या मीन है? द पोएट मीन्स दैट लाइफ इज मीनिंगलेस इफ इट फिल्ड विद कांस्टेंट वरीज एंड केयर। तो वो पोएट क्या कहता है कि जिंदगी मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है अगर उसमें कुछ भी चिंता या परवाह जैसा कुछ हो ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ही नॉट स्टैंड बीनीथ द बॉक्स। क्यों नहीं हो सकता वो स्टैंड? बिकॉज ही इज टू बिजी। वो अपनी लाइफ की केयर्स और वरीज में, अपनी लाइफ की चिंताओं में इतना ज्यादा बिजी है कि अब उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो नेचर की ब्यूटी को खड़े रहकर थोड़ा सा क्या करे, अप्रिशिएट कर सके। ही डज नॉट टेक द टाइम टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड हिम। बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सके, आसपास देख सके। व्हाट इज दैट शिप एंड काउज डू फॉर विच वी हैव नो टाइम। शिप एंड काउज स्टैंड एंड स्टेयर एट देयर सराउंडिंग्स पीसफुली एंजॉयिंग द मोमेंट विदाउट एनी हरी और वरी। देखो, जो
जो शिप एंड काउ है वो एक जगह खड़ी रहने के अलावा वो अपने आसपास का जो वातावरण है, जो सराउंडिंग्स है, उन्हें देख सकती है, उस शांतफुल माहौल, उस पीसफुल मोमेंट को एंजॉय कर सकती है। उन्हें किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, कोई वरी नहीं है, उनके पास टाइम है, दे हैव द टाइम टू अप्रिशिएट एंड कनेक्ट विद नेचर। उनके पास इतना वक्त है कि वो नेचर को अप्रिशिएट कर सके, प्रकृति के साथ जुड़े रहें। ह्यूमन की तरह नहीं है वो कि हमेशा रश में रहें, और जिस नेचर ने इतनी सारी चीजें उसे दी है उसी नेचर को 2 मिनट रुक कर वो अप्रिशिएट ना कर सके। तो इस तरीके से ही आपका एक स्टेंजा आता है पोयम का, और आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। इसी के और में आपको दूसरा स्टेंजा मिल जाएगा एग्जाम में, तो दोनों में से जो आपको इजी लगता हो वो आपको अटेम्प्ट करना होता है। ये रोड नॉट टेकन से ही आया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जैसा कि ऊपर वाला करा है वैसे ही होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन में दे दी थी, तो इसे आप खुद कर सकते हो। सेम वैसे ही है जैसे हमने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद जो ये आंसर है इन्हें लिखना है। तो पैसेज पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बता देती हूँ पैसेज किससे रिलेटेड है। यहाँ से आपके ना अनसीन पैसेज शुरू हो रहे हैं जो कहीं से भी आ सकते हैं। डॉग डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वी टॉक। जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाते जो कि हम बोलते हैं। ओनली अवर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। वो अगर समझते भी है तो सिर्फ हमारी टोन या हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसे समझते हैं। व्हेन यू आर एंग्री डोंट येल एज द causes confession agitation, be stern and firm without raising your voice, and when you want to applaud a light hearted good boy girl works। तो इसमें नॉर्मली एक बात बता रखी है कि देखो आप समझ गए होगे, ऑब्वियसली डॉग से रिलेटेड ये मैसेज आया कि वो लोग हमारी भाषा को नहीं समझ पाते, जिस भाषा में हम बात करते हैं। वो सिर्फ हमारी क्या समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, हमारी टोन समझते हैं। अगर हम कभी हाई पिच में बात करते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि एंग्री हैं। अगर हम कभी उन्हें प्यार से अपने पास बुलाते हैं, उन्हें हग करते हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि हमारा मूड कैसा है। तो ये एनिमल को ट्रेड करने का एक हमारा जरिया होता है नॉर्मल सा। आपका एक डॉग के ऊपर पैसेज आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है फर्स्ट, डू डग्स अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज, हाउ डू दे अंडरस्टैंड। ये तो फर्स्ट लाइन में ही मिल गया आपको। नो डॉग्स डू नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको यहीं से मिल गया है आपका पहला आंसर। हाउ डू दे अंडरस्टैंड अवर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देखो नॉर्मली आंसर मिल गया। उसके बाद है व्हाट फोर्स बिहेवियर इज मेंशन एंड हाउ इज इट मिसलीडिंग। कौन सा फोर्स बिहेवियर पैसेज में मेंशन किया गया है और कैसे ये मिसलीडिंग होता है। देखो द फोर्स बिहेवियर मेंशन इज हगिंग डॉग्स व्हिच इज मिसलीडिंग बिकॉज मेनी डॉग्स डू नॉट लाइक बीइंग हग्ड, इट कैन लीड टू अ फियरफुल और अग्रेसिव रिस्पॉन्स। जो डॉग्स को हक करना होता है वो कुछ डॉग्स को पसंद नहीं होता कि हम उन्हें हक करें, है ना, गले से लगाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोई अग्रेसिव रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पैसेज में जाओगे तो यहाँ भी आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, लॉट ऑफ डॉग्स डू नॉट लाइक बीइंग हग्ड बाय एवरीवन। Forced behavior is undesirable and it leads to either a fearful or aggressive response। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है why should one not touch pets। हमें क्यों टच नहीं करना चाहिए। one should not touch pet especially someone else pet until the pet is comfortable with them। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप किसी पेट को जिसे आप जानते नहीं उसे टच करोगे, अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपके साथ खेलेगा नहीं। कह सकते हो कि एक अच्छा सा रिस्पॉन्स उसकी साइड से नहीं रहेगा। तो इजीली आपका जो पैसेज होता है, आपको पैसेजेस की हर लाइन में आपका जो आंसर होता है वो मिल जाता है। अब विच वर्ड इन पैरा 4 मीन्स हार्डनेस और एंजाइटी। तो पैरा 4 में दो वर्ड है, हार्डनेस और एंजाइटी। उसका मीनिंग क्या है। द वर्ड लीश मीनिंग हार्डनेस और द वर्ड एगिटेटेड मीन्स एंजाइटी। तो ये आपको मिल जाएगा। पैरा 4 में जाना है हमें, और पैरा 4 में हम जाएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा वर्ड। देखो फर्स्ट पैरा ये है, सेकेंड, फिर थर्ड, देन फोर्थ। लीश मिल गया आपको, हार्डनेस और एगिटेटेड मतलब एंजाइटी। इस तरीके से आपको अपना पैसेज सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ तो आपको अपने क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद पैसेज में जाना चाहिए। क्योंकि जब हम क्वेश्चन की एक लाइन अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये लाइन तो हमने क्वेश्चन में भी पढ़ी है, तो वहीं से हमें आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से पहले पैसेज पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, तो ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी पैसेज ही है, आपको फिर से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं। सेम वैसे ही पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके बाद पैसेजेस पढ़ना, और पैसेज की हर लाइन में आंसर मिलेगा। देखो फिर से बता रही हूँ, किसी बच्चे को लगता है कि वो पास नहीं हो पाएगा तो आप इन पैसेजेस को अटेम्प्ट कर लेते हो। 7-8 पैसेजेस आते हैं, अगर आप इन्हें ही कर लेते हो तो आप बहुत इजीली पास हो सकते हो। और कुछ नहीं करना है, पैसेज के आंसर हमेशा पैसेज में ही होते हैं। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी पैसेज है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो। तो यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, यहाँ पे कंप्लीट द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है।
देखो ये फिलअप के रूप में आ रखा होता है, आपको करना है। फर्स्ट क्या है, स्वामी विवेकानंद इज अ डैश ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड हिज टीचिंग हैड डैश ओनली। तो फिर हम उसके बाद जाएंगे अपने पैसेज में, हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना शुरू करने के बाद देखो ये लाइन मिल गई हमें यहाँ पे, विवेकानंद इज रिस्पेक्टेड एज अ प्रोमिनेंट लीडर, थिंकर एंड सेंट। तो ये जो 3 वर्ड है ये आ जाएंगे आपके फर्स्ट फिलअप में। उसके बाद क्या पूछा गया था, हिज टीचिंग हेड्स। देखो ये सेम लाइन है, ये जो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मैं पैसेज पे, ये सेम लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, देखो यहाँ तक सेम लाइन है ना। तो आपको बस लाइंस को कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना। ये लाइन ढूंढनी है कहाँ पर है और उसके आगे जो वर्ड है नॉर्मली लिख देना है। बहुत इजीली ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, लाइन पढ़नी है, ये लाइन ढूंढनी है कहाँ पर। ये लाइन ढूंढेंगे हम, कोई भी जैसे ये लाइन है, इस लाइन को ढूंढेंगे हम पैसेज में और फिर उस लाइन को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। किस वर्ड के आगे कौन सा वर्ड है लिख के इसको कंप्लीट कर देंगे। आई होप ये आंसर भी आपसे इजीली हो जाएगा। मैं कमेंट्स नीचे चेक करूंगी कि आप लोगों ने ये आंसर दिए हैं या नहीं दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक अ समरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसे भी कर लोगे आप। ये आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, कितना बड़ा पैराग्राफ है ना, इसका आपको समरी लिखनी है। किसी को आप सोचोगे मैम समरी कैसे लिखनी है, बहुत ईजी है। पहले पैराग्राफ से 2 लाइन उठाओ, दूसरे पैराग्राफ से 2 लाइन उठाओ और तीसरे पैराग्राफ से 2 लाइन उठाओ। 5-6 लाइन में जैसे कि मैंने कर रखा है, समरी लिख के खत्म कर दो। किसी को लगता है कि हाँ हमारे पास तो बहुत टाइम है, तो आप पूरे पैसेज को पढ़ो, आपको जो जो इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है वो लिख दो एज अ पैराग्राफ। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आता कि उसे समरी कैसे करनी है, तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो। पैसेज से फर्स्ट लाइन तो सेम ही रखना, ऑब्वियसली जिस बारे में बात हो रही है उसका होना जरूरी है। फर्स्ट लाइन सेम करने के बाद हर पैराग्राफ से कुछ ना कुछ लेना है। फर्स्ट पैराग्राफ से ये लाइन ले ली, सेकंड से आप इतना पोर्शन ले सकते हो, फिर थर्ड से आप ये ले लो, फिर लास्ट की एक लाइन ले लो। फर्स्ट और लास्ट की लाइन तो सेम रख लेना, हो गई आपकी समरी। सेम उतारना है बस, लेकिन कम शब्दों में। पैसेज का छोटा भाई यहाँ पे हमें लिख देना है, तो इजीली ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विद इन ब्रैकेट। तो आपको क्या है, कुछ फिलअप्स दे रखे हैं इस तरीके से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको वर्ब की एप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करनी है, जो वर्ड दे रखा है उसकी वर्ब की फॉर्म आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है और इन फिलअप्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जैसा कि फर्स्ट है, माउंट आबू डैश बी द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, विच इज वेरी पॉपुलर इन दैट रीजन। प्रेजेंट की बात हो रही है। देखो माउंट आबू राजस्थान का एक ओनली हिल स्टेशन है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है वहां के क्षेत्र में। तो यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म की बात हो रही है, तो आपको बी की प्रेजेंट फॉर्म लिखनी है। तो बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है इज। बी ना एक इरेगुलर वर्ब होती है, तो बी की ना 8 फॉर्म्स होती है, जिसमें बीइंग, बीन, इज, वॉज, वर, ये सब आता है। तो यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में बी की जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगा, इज बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इज। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू लीजेंड इट डैश बी द होम ऑफ संत वशिष्ठा हु डैश क्रिएट द 4 पावरफुल राजपूत ट्राइब्स। तो यहाँ पे इसकी बात हो गई, थोड़ा सा पास्ट की बात हो गई कि लीजेंड के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये जो जगह है, ये जो घर है, वो संत वशिष्ठ का घर था, जिन्होंने राजपूत ट्राइब को क्या करा था, क्रिएट किया था, है ना। तो यहाँ पर बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वॉज, तो इसका करेक्ट आंसर वॉज होगा। उसके बाद यहाँ पे सी आता है क्रिएट, तो क्रिएट की तो वर्ब की फॉर्म आपको पता है, क्रिएटेड हो जाएगा, यहाँ पर ये इजीली हो जाएगा। फिर डी भी यही है, महाराजा ऑफ सिरोही डैश गिव इट ऑन रेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु यूज्ड इज एट द हेडक्वार्टर फॉर द रेजिडेंट ऑफ राजपुताना सिचुएटेड एट द नकीले। तो यहाँ पर गिव है, तो गिव की जो वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है गेव। तो यहाँ पर इजीली ये फिलअप्स आपके हो जाएंगे। जिनको लगता है कि हमसे ग्रामर पोर्शन नहीं होगा, मैं फिर कह रही हूँ, जो ये ऊपर के पैसेजेस, ये समरी टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो पैसेज की ये फिलअप टाइप क्वेश्चन है ना, जो हमने करे कि लाइन ढूंढो और लाइन को कंप्लीट करो, तो ये क्वेश्चन करके वो इजीली पास हो सकते हैं। तो स्ट्रेस मत लेना कि पास नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 में पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन विद इन द ब्लैंक। तो ऑन थर्सडे ऑल द डिवोटीज रीच, थर्सडे को सारे ही डिवोटीज भक्तजन पहुंच गए थे, कहाँ पर, शिरडी। लाइट डैश वेव बाय द डिवोटीज, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज वेव्ड हो जाएगा। पैसिव फॉर्म यूज करनी है तो वेव की, वेव का वेव्ड हो जाएगा और वॉज लग जाएगा। उसके बाद है सॉन्ग्स ऑफ डिवोशन डैश संग बाय दैम। प्लूरल की बात हो रही है तो संग वैसे ही रहेगा, लेकिन वॉज की जगह यहाँ पर वर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, दैम। उसके बाद है वेरियस टाइप ऑफ डिशेज एज प्रसाद, वर ऑफर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कई सारी टाइप्स की बात हो रही है ना, बहुत सारी बात हो रही है, तो प्लूरल फॉर्म है ये भी, तो यहाँ पर वर आ जाएगा और वर ऑफर्ड। तो इस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन अगेंस्ट
ईच पेयर। तो आपको 2 पेयर है ये सेंटेंसेस को इस ब्रैकेट में जो वर्ड है उसकी मदद से इन्हें ज्वाइन करना। तो जैसा कि फर्स्ट है ब्रिंग मी द फाइल इज ऑन द टेबल। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ब्रिंग मी द फाइल विच इज ऑन द टेबल। तो नॉर्मली विच लगाना है और उसके बाद डायरेक्ट उसको लिख देना है। उसके बाद है येस्टरडे आई मेट अ मैन ही वर्क्स इन द सर्कस। तो इसका क्या बनेगा, येस्टरडे आई मेट अ मैन हु वर्क्स इन द सर्कस। अब जिसको ये भी करना ना आ रहा हो उसमें एक सिंपल सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो, आगे का वर्ड हटा के, जैसे द फाइल है यहाँ पे, द फाइल को हटा के विच लगा देना है तो सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे फिर सेकंड में येस्टरडे आई मेट अ मैन, ही को हटा के हु कर दो, हु वर्क्स इन द सर्कस, सेंटेंस बन। उसके बाद है आई हैव वन ब्लैक कैट हिज नेम इज ब्लैकी। तो इसका बन जाएगा आई हैव वन ब्लैक कैट हुज नेम इज ब्लैकी। तो यहाँ पर हिज कटे। उसके बाद डी है ही वॉज माई टीचर आई विल नेवर फॉरगेट। तो ये बन जाएगा ही वॉज माई टीचर हुम आई विल नेवर फॉरगेट। तो इस तरीके से आपने 2 सेंटेंस को जो ब्रैकेट वाले वर्ड्स है उसकी सहायता से जोड़ा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रिपोर्ट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन इनडायरेक्ट स्पीच बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हुए आप इस कन्वर्सेशन के फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना। तो जैसा कि फादर वाई हैव यू कम बैक, दादी पूछता है वापस क्यों आ गए। तो बेटा कहता है आई मिस्ड माई स्कूल बस, मेरी स्कूल की बस मिस हो गई। फिर फादर बोलते यू नेवर गेट रेडी ऑन टाइम, तुम कभी समय पर तैयार नहीं होते। सन कहता है आई शॉल बी केयरफुल इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में ध्यान रखूंगा। तो द फादर आस्क्ड हिज सन व्हाई ही हैड कम बैक हो जाएगा। क्या इनडायरेक्ट स्पीच पूछिए तो हैड लग जाएगा, हैव की जगह हैड आ जाएगा। तो यहाँ पर हैव की जगह आपका आएगा हैड, तो आएगा व्हाई ही हैड कम बैक। द सन रिप्लाइड दैट ही हैड। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप आगे देख सकते हो, हैड का यूज है तो यहाँ हैड आएगा इनडायरेक्ट में, हैव नहीं आएगा। यहाँ से आप जो ये आपका ये हेड वर्ड है इससे स्मार्ट वर्क कर सकते हो और यहाँ पर हेड लिख सकते हो, ही हैड कम बैक। उसके बाद आगे है द फादर स्कोल्डेड हिम एंड सेड दैट ही नेवर गॉट रेडी ऑन टाइम। द सन रिप्लाइड दैट आई शॉल बी केयरफुल इन द फ्यूचर। ये लाइन थी ना, तो इसका क्या बनेगा, ही वुड बी केयरफुल इन फ्यूचर। तो ये भी इस तरीके से आपका बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। ये 3 आपको टॉपिक वहां पर कोई भी टॉपिक कोई करंट का दे सकते हैं, एजुकेशन पर दे सकते हैं, पॉल्यूशन पर दे सकते हैं, G20 समिट हुआ उस पर दे सकते हैं, ऐसे किसी पे भी दे सकते हैं। आपको जो इन तीनों में से टॉपिक इजी लगे आप उस पे 100 वर्ड्स लिख सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए एजुकेशन लिया है, जो आपका बी है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू एवरी इंडिविजुअल। एजुकेशन जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल है। अब सबको पता है ना शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है। शिक्षा हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारा लाइफ बनाने में, हमारा फ्यूचर बनाने में। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ की चाबी है, हमारा करियर दिलवाती है, सक्सेस दिलवाती है, हमारा डेवलपमेंट करती है। और शिक्षा की वजह से ही हर एक व्यक्ति नॉलेज गेन करता है, उसे स्किल्स आती है, उसके अंदर ये एबिलिटी आती है। जब हम एजुकेट होते हैं तभी तो हमारे अंदर ये एबिलिटी आती है कि हम कुछ सोच सके, है ना, हम कोई डिसीजन ले सके, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। तो इस तरीके से आपको जो भी एजुकेशन से रिलेटेड लगता है, जो भी आपको पैराग्राफ वहाँ पे मिले, आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे मेन बात जो इसमें है वो क्या है, जैसे कि इसमें है रेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर, तो आप इस पे भी लिख सकते हो, है ना, कि फार्मर्स के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है बारिश। आप सबको पता है कि आज भी भारत में जैसे 60-62% खेती होती है, तो आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, तो वो लोग मानसून पर ही निर्भर रहते हैं अपनी फसलों के लिए। तो इसीलिए हर किसान को वेट रहता है कि बारिश आएगी, उनकी फसल अच्छी होगी, उसके बाद ही उन्हें पैसा मिलेगा या वो अपनी फसलों को बेच पाएंगे, तभी वो अपनी परिवार की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। देखो कोई भी पैराग्राफ आए उस टॉपिक के बारे में आपको जो भी पता हो आपको लिख देना है, नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देना है। जैसे 2-4 लाइन तो सभी को पता होता है, इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, इट्स प्ले क्रूशियल रोल इन अवर लाइफ। तो ये वाला पॉइंट तो आप सब में ही लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो पैराग्राफ इजी लगे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 5 मार्क्स का आता है। ये भी क्या पूछा गया है, राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड 2 सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली ऑन योर डिस्ट्रिक्ट, गिव योर सजेशन। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को क्या लिखना है, अपने जिला के कलेक्टर को एक पत्र लिखना है और उसमें क्या बोल रखा है आपने कि हमें 2 अलग अलग डस्टबिन चाहिए, एक बायोडिग्रेडेबल के लिए और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सबसे पहले तो नेम नहीं आता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, नेम नहीं, आप लिखोगे अपना एड्रेस। सबसे पहले आएगा आप लोगों का सेंडर एड्रेस, यानी कि जो लोग भेज रहे हैं, तो आप एड्रेस लिख सकते हो अपना। इसके बाद आप डेट लिखते हो, डेट लिखने के
बाद आता है आपका रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको आप भेज रहे हो। द कलेक्टर, कोई भी काल्पनिक, कोई भी इमेजिनेशन आप डिस्ट्रिक्ट का नाम ले सकते हो, कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। इसके बाद है सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। किस लिए लिखना है आपको? टू प्रोवाइड 2 सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। तो सेम लाइन आप सब्जेक्ट में छेद दोगे। उसके बाद सर और मैडम से शुरू करके सैल्यूटेशन देने के बाद आपको बनाना होता है इंट्रो, फिर आती है आपकी बॉडी और फिर आता है आपका एंड, जिसे हम कंक्लूजन के रूप में जानते हैं। शुरू कैसे कर रहा है कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन अवर डिस्ट्रिक्ट। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें 2 डस्टबिन चाहिए, एक बायोडिग्रेडेबल के लिए और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव स्टेप है जो इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट को जो काफी ज्यादा इम्प्रूव करेगा और इन्वायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी भी निभाएगा। इसके अलावा फिर वो आगे सजेशन दे रहा है कि इससे क्या होगा, बिन्स जो है वो मार्क हो जाएंगे। आपने अब कूड़े वाली गाड़ी आप सबके यहाँ आती है, आपको पता है एक डस्टबिन नीला होता है, एक हरा होता है, तो मेरे को महत्व बताने की जरूरत है नहीं। आपको पता है किस तरीके से क्यों ये सब किया जाता है। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट गोल्स के लिए होता है हमारा, इसलिए होता है ताकि पब्लिक अवेयरनेस फैले, है ना। तो इस तरीके से आप अपने थॉट लिख सकते हो 2-4 लाइन में और फिर आप एंड कर सकते हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड डू इट फास्ट। तो इस तरीके से आपको अपने लेटर को कवर करना है और एंड में नेम मेंशन है अगर लेटर में तो ही आपको लिखना है अपना नेम, वरना आप XYZ लिखकर उसे कंप्लीट कर, ठीक है। अपनी मर्जी से ही राहुल वाहुल ये सब मत लिख देना। अगर आपको क्वेश्चन में नेम मेंशन है तो इट्स ओके, नहीं है तो आप XYZ ABC लिखकर उसको कवर अप कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स इन पॉइंट ओनली यूजिंग एप्रोप्रिएट हेडिंग एंड सब हेडिंग, प्लीज यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन। ये आपका नोट मेकिंग आ गया है। देखो नोट मेकिंग में क्या होगा, आपको एक पैसेज दे रखा होगा नॉर्मल, उसके बाद आपको इसे इस तरीके से करना है। आप कैसे करना है मैं आपको बता दूं। जैसे ये पैसेज है, ये तो नॉर्मल आपको ऐसी पैराग्राफ दिख, कभी कभी किसी पैसेज में लिखा होता है 1, यहाँ पे लिखा होता है सेकंड शुरू होने से पहले 2, फिर लिखा होता है 3rd, ऐसे लिखा होता है पैसेज। तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला पैसेज है कहाँ से लेके यहाँ तक, अ कार्टून से लेकर एनिमेशन। आपको इसमें पढ़ना है कि किस बारे में बता रहा है। ये क्या बता रहा है, अ कार्टून इज अ टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन समटाइम एनिमेटेड टिपिकली नॉन रियलिस्टिक और सेमी रियलिस्टिक स्टाइल। आपको मतलब पढ़ लेना है कि वो किस बारे में कह रहा है। फिर आपको एक हेडिंग बनानी है फर्स्ट पैराग्राफ की, डेफिनेशन ऑफ कार्टून, क्योंकि ये क्या बता रहा है, कार्टून के बारे में बता रहा है हमें, तो हमने लिख दिया डेफिनेशन ऑफ कार्टून। फिर आपको कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ से उठाने हैं, जैसा कि टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन, और इसमें हमने क्या बताया, कार्टून एनिमेटेड भी हो सकता है, तो समटाइम कोई भी आप 3 वर्ड उठा लो। ये क्वेश्चन तो ऐसा होता है नोट मेकिंग की आपकी अपनी मर्जी है, पर इन्होंने एब्रीविएशन यूज करने को बोला है। हम इलस्ट्रेशन जो ये वर्ड है हम इसको एब्रीविएट कर लेते हैं और सिर्फ यहाँ पे ILLU लिखेंगे और डॉट डाल के छोड़, इससे पता चल जाता है सामने वाले को कि क्या है, एब्रीविएशन के लिए यूज। फिर आपको ऐसे ही सेकंड पैराग्राफ देखना है कि क्या है, किस बारे में बता रहा है, इस तरीके से आपको ये लिखना है। फिर उसकी भी कोई 2 लाइन। उसके बाद ऐसे ही थर्ड पैराग्राफ उठाना है। थर्ड पैराग्राफ क्या आप किस बारे में बता रहा है आपको ये देखना है, फिर 2 लाइन वहां से। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही 4th पैराग्राफ, 5th पैराग्राफ, मतलब हर एक पैराग्राफ से आपको ये देखना है कि वो पैराग्राफ किस बारे में बता रहा है और उसका एक वर्ड उठा के खुद हेडिंग बनानी और फिर हेडिंग के सब हेडिंग बनानी कि पहले तो हेडिंग, एच डिनोट कर रही हूँ मैं हेडिंग के लिए, पहले तो हेडिंग, उसके बाद आएगी सब हेडिंग, SH से डिनोट कर रही हूँ मैं आपकी सब हेडिंग को, फिर आएगी सब हेडिंग। फिर उसी में आपको किसका यूज करना है, एब्रीविएशन का यूज करना है, जिससे मैं ए से दिनोट। एब्रीविएशन आपको पता है, जैसे कि हम एजुकेशन के लिए EDU लिख देते, तो इस तरीके से लिखना है। तो आपको हर पैसेज से एक हेडिंग बनानी, कोई भी हेडिंग बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट मीडिया के बारे में बता रखा, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट मीडिया ही डाल देनी है हेडिंग। देख लो यहाँ पे मैंने यूज भी वही करा। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डाल लिया, प्रिंट मीडिया आपने हेडिंग डाल ली। उसके बाद आपको इसमें जो जो लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, और पूरी नहीं कि आप एक पूरा लाइन उठा के चेप, अगर आपको लग रहा है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कार्टून एक इलस्ट्रेशन है, तो आप लिख दोगे कार्टून इज एन इलस्ट्रेशन। आप इस तरीके से लिख सकते हो। जब पूरा ये करने के बाद कम से कम 3 हेडिंग बनानी है, ज्यादा से ज्यादा 5 बना देना, 5 या हेडिंग, और हेडिंग के अंदर ही क्या होनी चाहिए, आपकी सब हेडिंग होनी चाहिए। कम से कम 4 सब हेडिंग या 5 सब हेडिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज कर रखी है, यहाँ पे 3 कर रखी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर 4 आ गई। जिस हिसाब से पैसेज की लाइन है उसी हिसाब से आपको अपनी इस नोट मेकिंग को क्या करना है, डन करना है। उसके बाद आ गई एब्रीविएशन की बारी। आपको एक अलग सा बॉक्स बनाना है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर ILLU डॉट लिखा था, तो इसका मतलब था इलस्ट्रेशन, तो आपने वो लिख दिया। उसके बाद आपने ORI यूज किया था ओरिजिनेटेड के लिए, फिर प्रेप प्रिपेटरी के लिए, रेफरेंस के लिए REF किया था। इस तरीके से आपको लिखना होता है। और किसी किसी बच्चे को ना नहीं पता होता है कि एब्रीविएशन हम कैसे दें, तो आप जैसे ये वाला एंड होता है, एक एंड होता है, हम इस तरीके से एंड लिखते हैं ना, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे बना के, तो अगर ये वर्ड है तो आप इसे भी एब्रीविएशन में
में यूज कर सकते हो, और एब्रिविएशन में इस सिंबल को लिखने के बाद इसका मीनिंग एंड होता है, ये भी आप वहां पर बता। तो आपको कहीं एंड वर्ड दिखे तो आप उस एंड वर्ड की जगह क्या कर सकते हो, ये सिंबल बना सकते हो और इसको नीचे एब्रिविएशन में डाल सकते हो। एंड है और एंड में एंड लिख के एंड है ये, और आप ये सिंबल बना सकते हो कि ये आपकी एब्रिविएशन हो गई। तो ये एक मैंने आपको इजी ट्रिक बता दी। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है तो आप EDU लिख सकते हो, रेफरेंस के लिए आए तो REF लिख सकते हो। तो इस तरीके से हर एक की आप कह सकते हो एब्रिविएशन होती है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी, 5 पैराग्राफ है, अपनी मर्जी से कोई भी हेडिंग बनाओ, उसके अंदर कोई भी 4 लाइन लिखो, बहुत इजी तरीके से। यहाँ से भी आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते, बहुत इजीली हो जाएगा, यकीन करो। क्या करना है, 4 नंबर का आता ही आपका, बहुत इजीली हो जाएगा। हर एक पैराग्राफ को पढ़ो, कोई भी हेडिंग बनाओ, उसके अंदर कोई भी सब हेडिंग डाल दो और एब्रिविएशन यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एडिटिंग से रिलेटेड है ये। एक पैसेज दे रखा है, इसमें 7 मिस्टेक है, चाहे वो पंचुएशन मार्क हो, कोई स्पेलिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एरर को आइडेंटिफाई करना है, टेबल बी में लिखना है, और जो करेक्ट आंसर होंगे उसे कहाँ पर लिखना है, टेबल सी। इन्होंने एक हमें करके दे रखा है, जैसे वॉज की जगह इज आए, यानी कि यहाँ की जगह इन्होंने इज लिखा। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, अर्थक्वेक वॉज एंड मीजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल पे मीजर करते हैं ना, यहाँ पे रिकर लिखो, ये वर्ड गलत है, तो आपको ये वर्ड उठाना है, गलत वर्ड आपको यहाँ लिखना है, रिकर शुड बी। ये ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। आपको यहाँ लिखना है गलत वर्ड, यहाँ पे आएगा आपका इनकरेक्ट वर्ड, और यहाँ पर आएगा आपका करेक्ट वर्ड। तो यहाँ लिखना है आपको रिकर, और रिकर की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, रिक्टर, जो करेक्ट वर्ड है, स्पेलिंग ठीक लिखो। उसके बाद आता है रिक्टर स्कॉल मीजर, तो स्कॉल गलत है, यहाँ पे स्कॉल की जगह स्केल आएगा, तो यहाँ पे आपको दोबारा गलत वर्ड लिखना है, स्कॉल, फिर लिखोगे स्केल, स्कॉल की जगह आएगा स्केल। उसके बाद है मीजर्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो दैट नहीं आएगा, दैट की जगह दा आएगा, द रिक्टर स्केल मीजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो यहाँ पर दा आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर आप लिखोगे इनकरेक्ट वर्ड, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे अपना दैट, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अपना दा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करना, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। 5th की बात करूं, आगे चलते हैं। इट इज मेजर्ड यूजिंग अ मशीन कॉल्ड सेसीमोमीटर हु प्रोड्यूस अ सेसीमोग्राफ, तो यहाँ पे हु की जगह क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट लिखना है, यहाँ पे आपको राइट लिखना है, यानी कि विच। तो इस तरीके से मतलब आपको अपनी एडिटिंग करनी होती है। आपको स्पेलिंग लग रही है कहीं मिस्टेक है, आपको लग रहा है ये गलत है, तो आपको इस तरीके से अपनी जो ये एडिटिंग है उसे करना हो। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। मैं ऑप्शन फर्स्ट से पढ़ाती हूँ आपको। ऑप्शन 1 और ऑप्शन सेकंड में आपके पास चॉइस होती है, आपको जो पोर्शन ज्यादा अच्छा लगे आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 के क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के रूप में हमारे सामने है। फ्रेम द रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग रिप्लाईज, ये आपके सामने कुछ रिप्लाईज हैं, आपको इन्हें ना रिक्वेस्ट की फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसा कि फर्स्ट है, दे विल क्लोज द होटल गेट एट 10 PM, वो लोग होटल का गेट रात को 10 बजे बंद कर देंगे। तो इसको हमें रिक्वेस्ट की फॉर्म में फ्रेम करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कुड यू प्लीज इन्फॉर्म अस इफ द होटल गेट विल बी क्लोज्ड एट 10 PM, क्या आप हमें ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जो होटल का गेट है वो रात को 10 बजे बंद हो जाएगा क्या। तो ये बहुत इजीली आप इसे फ्रेम कर सकते हो। जैसा कि सेकंड है, आई शॉल राइट टू द मैनेजर, तो इसको हम लिख सकते हैं, आई एम प्लानिंग टू राइट अ लेटर टू द मैनेजर, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं मैनेजर के लिए एक लेटर राइट कर दूं, यानी कि लिख दूं। नेक्स्ट है, आई बुक 2 रूम्स इन योर होटल येस्टरडे, मैंने आपके होटल में कल रात को 2 रूम क्या किए थे, बुक किए थे। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, आई मेड अ रिजर्वेशन फॉर 2 रूम्स एट योर होटल येस्टरडे, हमने एक रिजर्वेशन की थी आपके होटल में कल 2 रूम्स। तो इस तरीके से हमें अपनी जो ये रिप्लाईज है उन्हें रिक्वेस्ट की फॉर्म में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट आर द ड्यूटीज ऑफ द रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट आपको पता है, आप कहीं पे भी होटल में जाते हो या किसी ऑफिस में जाते हो या किसी भी बड़ी बिल्डिंग में जाते हो, तो वहां पर हमेशा एक रिसेप्शनिस्ट होती है। तो हमसे पूछा गया है कि जो ये रिसेप्शनिस्ट होती है इनकी ड्यूटीज क्या होती है, यानी कि इनके कर्तव्य क्या होते हैं। तो देखो इनकी जो ड्यूटीज होती है, सबसे पहले तो ग्रीटिंग एंड वेलकमिंग गेस्ट एंड विजिटर। सबसे पहले तो इन्हें अपने जो गेस्ट आए होते हैं या फिर जो भी विजिटर आया होता है इनके पास, उनकी ग्रीटिंग करनी पड़ती है। ग्रीटिंग आपको पता ही है, हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, किसी भी विश से करना चाहो ग्रीट करते हैं, और उसके बाद उनका वेलकम करते हैं, यानी कि उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद है आंसरिंग फोन कॉल्स एंड डायरेक्टिंग देम टू द एप्रोप्रिएट पर्सन और डिपार्टमेंट। उसके बाद वो फोन कॉल को आंसर करते हैं, यानी कि उन्हें निर्देश देते हैं कि उनको जिस एप्रोप्रिएट पर्सन से मिलना है या वो जिस डिपार्टमेंट को देखने आए वहां पे डायरेक्ट जा सके। देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, इसके अलावा वो अपने विजिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर अपने बिजनेस के बारे में। देन
मैनेजिंग एंड शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन, उसके बाद वो मैनेज करते हैं सारी चीजों को, शेड्यूल करते हैं। शेड्यूलिंग मीन्स होता है डेट एंड टाइम कि उनकी अपॉइंटमेंट कब है या फिर उनकी रिजर्वेशन उन्होंने कब की शेड्यूल की है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट होते हैं रिसेप्शनिस्ट के। देखो आपको यही पॉइंट्स अप्रोप्रिएट याद करने की जरूरत नहीं है। आप भी कभी किसी होटल में गए होगे या फिर आप भी किसी कंपनी में जाते हो तो आपको पता होता है कि रिसेप्शनिस्ट आपके लिए क्या क्या कर सकती है। तो आप अपने पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही जो 4 पॉइंट है वो एग्जैक्ट याद करने हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज द रिसेप्शनिस्ट वर्क लाइक अ टेलीफोन ऑपरेटर अटेंडिंग इनकमिंग कॉल्स। जो रिसेप्शनिस्ट होती है आपको कैसे लगता है कि वो एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्य करती है और जो इनकमिंग कॉल है वो अटेंड करती रहती है ना, लगातार। तो देखो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो एक टेलीफोन ऑपरेटर की तरह ही काम करती है। जब भी वो इनकमिंग कॉल को अटेंड करती है तो उसके पास कुछ टास्क होते हैं, और वो टास्क क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आंसरिंग कॉल्स। ऑब्वियसली बात है किसी भी रिसेप्शनिस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकमिंग कॉल जब आ रही है तो उसे आंसर करे और प्रोफेशनली तरीके से बात करे। देन ग्रीटिंग कॉलर्स, उसके बाद जैसे ही वो कॉल को पिक करेगी, आंसर करेगी कॉल को, तो उसे कॉलर को ग्रीट करना होगा। जो उसकी बात करने की टोन होगी उसे पोलाइट रखनी होगी, यानी कि नम्रता से बात करनी होगी, फ्रेंडली टोन रखनी होगी कि सामने वाला उससे मित्रता के भाव से बात कर सके। इसके अलावा उन्हें हमेशा एक स्टैंडर्ड ग्रीटिंग से उन्हें विश करना ही पड़ेगा। ये तो टाइम के अकॉर्डिंग है, सुबह कॉल आया तो वो गुड मॉर्निंग बोलेगी, दिन में आया है तो आफ्टरनून, शाम को आया तो इवनिंग, और उसके बाद कंपनी नेम भी बोल सकती कि गुड आफ्टरनून मैम, आई एम दिस दैट कंपनी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग कॉलर्स। देन नेक्स्ट क्या होता है कि वो रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो कॉलर को आइडेंटिफाई करेगी और ये जानेगी कि उनका पर्पस क्या है कॉल का। उन्होंने कॉल किया तो कोई उद्देश्य ही होगा ना, तो वो कॉलर के पर्पस को जानेगी, कॉलर का नाम पूछेगी, किस रीजन से उसने कॉल किया है ये पूछेगी, और उसके बाद आगे की ऐसी चीजें कंटिन्यू करेगी। वैसे तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ और एड ऑन करना होता है तो आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हाउ विल यू रिपीट द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स टू द कॉलर्स। आप कैसे जो टेलीफोन नंबर दे रखे हैं उन्हें कॉलर्स को रिपीट कर सकते हो। और आपको ये 2 नंबर दे रखे हैं, आपको ये इस सिंबल के अकॉर्डिंग पाउस इंडिकेट करना है, एवरी पाउस के बाद इसे इंडिकेट करना है। तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो व्हेन रिपीटिंग टेलीफोन नंबर टू कॉलर्स यू कैन इंडिकेट पाउजेस यूजिंग स्लैश स्ट्रोक बिफोर एवरी पाउस। तो आप इस तरीके से रिपीट कर सकते हो, जैसा कि आपको ये नंबर दे रखा है 62332144, तो उसके बाद आप 6 के बाद स्लैश, फिर 23, फिर स्लैश 32, फिर स्लैश 14, देन स्लैश 4। तो इस तरीके से आप इस स्लैश का यूज करके इसे हर एक स्ट्रोक पर क्या कर सकते हो, पाउस स्लैश के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये इजीली हो जाता है, चाहे आप डबल डबल का पेयर लेकर चलो। देखो आपने दोनों में देखा होगा कि मैंने डबल डबल का पेयर लिया है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग में सिंगल है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 21 है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग रिजर्वेशन वाउचर, फ्लाइट शेड्यूल, रजिस्टर्स ऑफ कॉलर्स। तो ये 3 आपको दे रखे हैं, इन तीनों पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। और भी आ सकता है कोई, लेकिन जो मेन लगे वो यही है। सबसे पहले तो पूछा गया है कि रिजर्वेशन वाउचर क्या होता है। देखो जो रिजर्वेशन वाउचर होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या कंफर्म करता है हमारी बुकिंग या फिर हमारी रिजर्वेशन को। कहाँ पर, होटल या फिर टूर्स में। आजकल आप देखते ही हो कि कितना डिजिटल और ऑनलाइन का जमाना है, तो हम इजीली कहीं पे भी जाने से पहले किसी भी अपने मनपसंद के होटल में अपना रूम बुक करवा सकते हैं, है ना। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है और चॉइस भी है। तो जो रिजर्वेशन वाउचर होता है वो एक तरीके का क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी बुकिंग या फिर हमारे रिजर्वेशन को हमारे होटल या हमारे टूर्स में क्या करता है, कंफर्म करता है। इसके अलावा इट इंक्लूड्स कस्टमर डिटेल, रिजर्वेशन डेट्स एंड बुकिंग रेफरेंसेस। इसी के साथ साथ इस डॉक्यूमेंट में और क्या क्या होता है, कस्टमर की डिटेल, यानी कि जिसने भी रूम या टूर बुक किया है उसकी डिटेल, उसने कब की रिजर्वेशन की है वो वाली डेट्स, और बुकिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो इसमें इंक्लूड होता है। इट सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ द रिजर्वेशन। अगर कहा जाए तो एक प्रूफ होता है कि हमने क्या है, रिजर्वेशन करवाई है। देन वी हैव नेक्स्ट इज फ्लाइट शेड्यूल। देखो फ्लाइट शेड्यूल क्या होता है, ये एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है। देखो फ्लाइट शेड्यूल्स आर टाइम टेबल डिटेलिंग फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सच एज डिपार्चर, अराइवल टाइम्स, फ्लाइट नंबर और रूट। फ्लाइट शेड्यूल में अगर हम बात करें तो ये टाइम टेबल को डील करता है, जैसा कि फ्लाइट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिटेल में होती है इसके अंदर, जैसा कि वो डिपार्चर कब करेगी, अराइव कब करेगी, है ना, यानी कि उड़ेगी कब, कितने बजे की टाइमिंग है उसकी लैंड होने की। इसके अलावा फ्लाइट का नंबर क्या है, किस रूट से जाने वाली है। पैसेंजर यूज दैम टू प्लान एयर ट्रेवल, चेक फ्लाइट अवेलेबिलिटी एंड मेक रिजर्वेशन। तो पैसेंजर इनका इस्तेमाल करते हैं प्लेन एयर ट्रेवल का, फ्लाइट की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं और चेक करने के बाद ही अपनी रिजर्वेशन ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ कॉलर्स। देखो रजिस्टर ऑफ कॉलर्स इज अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम दैट ट्रैक्ट इंडिविजुअल विजिटिंग और कॉलिंग अ लोकेशन। कॉलर्स की रजिस्टर होता है वो एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो
क्या ट्रैक करता है, इंडिविजुअल यानी कि हर एक व्यक्ति को ट्रैक करता है कि उनकी विजिटिंग, उनकी कॉलिंग लोकेशन। इट रिकॉर्ड विजिटर डिटेल, ये विजिटर की डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है, उनका पर्पस, उनका डेट, टाइम, सर्विंग, सिक्योरिटी, विजिटर मैनेजमेंट और जो भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर्पस होता है, ये इन सारी चीजों को क्या करता है, रिकॉर्ड कर रखता है। इसीलिए इसे एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये बात करी थी हमने सेक्शन बी के फर्स्ट ऑप्शन की। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, एज द जनरल मैनेजर ऑफ जियान एंटरप्राइजेस अहमदाबाद, write an email to all the assistant manager of all the section that there will be a meeting regarding opening of a new branch in Vadodara on 12 December 2022। तो डेट उस दिन जो भी आपको मिले, ओके। देन जो इसमें मेन बात है वो याद रखना है आपको, सेक्शन बी के जब ऑप्शन 1 की स्टार्टिंग होगी तो वो भी 17 क्वेश्चन से होगी, और ऐसे ही अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड अटेम्प्ट करते हो तो ये भी 17 क्वेश्चन से ही होगा। तो एग्जाम में अटेम्प्ट करते वक्त आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 डाल देना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टेस्ट से लिखते हो आंसर 17 तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा और आपका आंसर वहीं गलत हो जाएगा, चाहे आपने कितना भी सही लिखा हो। तो उससे पहले आपको बता देना है, ऊपर लिख देना है बोल्ड बोल्ड कि ऑप्शन सेकंड आंसर नंबर 17। आप ऐसे करके लिख सकते हो। अगर आप सेक्शन बी का ऑप्शन 1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन बी ऑप्शन 1 और फिर आंसर नंबर 17, ताकि कहीं पे भी किसी भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं हो और आप इजीली जो मार्क्स है वो गेन कर सको। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, फिर से आते हैं इस पे। तो देखो इसमें एड्रेस दे रखा है कि आप एक जनरल मैनेजर हो, कहाँ के, जियान एंटरप्राइजेस के, अहमदाबाद में। तो आपको एक ईमेल लिखनी है असिस्टेंट मैनेजर्स को, जितने भी सेक्शन है उन सभी के असिस्टेंट मैनेजर्स को आपको मेल लिखनी है। और मेल में क्या बताना है, जो न्यू ब्रांच आप लोगों की वडोदरा में खुल रही है तो उसी के रिगार्डिंग एक मीटिंग रखी गई है, कब, 12 दिसंबर 2022 को। तो आप ईमेल कैसे लिख सकते हो, पहले तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट ही आता है ना। जब भी आप फोन में भी कोई ईमेल लिखते हो सबसे पहले सब्जेक्ट ही पूछा जाता है, तो सब्जेक्ट तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है और मैंने समझा भी दिया है। तो क्या है, मीटिंग के रिगार्डिंग है ना, तो आप डायरेक्ट लिखोगे मीटिंग नोटिस। और मीटिंग किस चीज की है, मैंने बताया ना, न्यू ब्रांच खुल रही है वडोदरा में, तो फिर ओपनिंग ऑफ अ न्यू वडोदरा ब्रांच। तो इस तरीके से हम ये शुरू करते हैं। उसके बाद डियर असिस्टेंट मैनेजर्स, ऑब्वियसली जिसको हम मेल करने वाले हैं, तो क्वेश्चन में क्या था, सभी असिस्टेंट मैनेजर्स को, इसीलिए क्या आया है, डियर असिस्टेंट मैनेजर्स। देन आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, वी हैव शेड्यूल अ मीटिंग टू डिस्कस द ओपनिंग ऑफ अवर न्यू ब्रांच इन वडोदरा ऑन December 12, 2022। देखो अगर करना चाहो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। सेम 2 लाइन आप यहाँ से उठाकर यहाँ पर चिपका सकते हो। हम आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने मीटिंग शेड्यूल करी है ये डिस्कस करने के लिए, और किस बारे में डिस्कस करना है, जो न्यू ब्रांच खुल रही है वडोदरा में। तो योर प्रेजेंस एंड इनपुट आर इसेंशियल एज वी एम्बार्क ऑन द एक्साइटिंग वेंचर। आपकी प्रेजेंस हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से आप अपनी एंडिंग कर सकते हो। नेम जनरल मैनेजर, नेम दे रखा है तो ठीक है, वरना आप XYZ लिखकर भी क्या कर सकते हो, उस चीज को कंक्लूड कर सकते हो। एंड में आपकी पोस्ट जनरल मैनेजर की थी तो आपको वो लिखना जरूरी है। और देन यू हैव टू राइट एड्रेस जियान एंटरप्राइजेस अहमदाबाद, जो कि आपको ईमेल वाले क्वेश्चन में मेंशन है। तो इस तरीके से अगर आपको ईमेल लिखने में कुछ ना आए तो आपको बस ये याद रखना है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जिसको भी लिखनी है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर को लिखनी थी तो उसे, कल को प्रिंसिपल को लिखनी होगी तो प्रिंसिपल को, कभी कभी हो सकता है कि प्रिंसिपल को बोला जाए कि आपको टीचर्स को मेल लिखनी है तो यहाँ पे ऑल द टीचर्स आएगा। और उसके बाद आप डायरेक्टली जिस चीज की मीटिंग है, कब है, 2 लाइन में इसको लिख के अपनी ईमेल को कवर अप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड हैव इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग अ मेमो। जब भी आप कोई मेमो लिखोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, या कौन सी बातें आपके माइंड में आती हैं। तो व्हेन राइटिंग अ मेमो कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। किसी भी मेमो को लिखते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट है पर्पस। ऑब्वियसली मेमो लिखते वक्त आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, आप किस उद्देश्य से लिख रहे हो, किस रिगार्डिंग है वो। सेकंड चीज, आपको ऑडियंस का ध्यान रखना चाहिए। देन वी हैव नेक्स्ट इज क्लियरिटी, उस चीज में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी मतलब होता है स्पष्टता, तो क्लियरिटी होनी चाहिए, आप जो लिख रहे हो वो साफ हो, अच्छा हो और सबको समझ आए। स्ट्रक्चर वाइज होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको लेटर वगैरह में समझाती हूँ ना कि पहले आपको किस तरीके से बॉडी को फ्रेम करना है ना, शुरू में ग्रीटिंग, उसके बाद बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूजन, इस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज होता है ना सब। तो इसमें भी बोला है स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना चाहिए। टोन, आपकी जो टोन है वो बहुत, कहते हैं ना, पोलाइटनेस वाली होनी चाहिए। उसके बाद रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
तो इस तरीके से एक फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए, एक्शनेबल कंटेंट होना चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको एक मेमो लिखते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रीड द फॉलोइंग ग्रीटिंग्स एंड डिसाइड वेदर दे आर फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले मैं 18 को एक बार बता देती हूँ आपको। इसमें एक चीज, ये आप क्वेश्चन नंबर की मार्किंग पे देख लेना। अगर मार्किंग कम मार्क्स की हो तो आप ऐसे पॉइंट्स पे लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, वरना जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप अपनी लैंग्वेज में इसमें दो दो लाइन में क्या कर सकते हो, इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड द फॉलोइंग ग्रीटिंग्स एंड डिसाइड वेदर दे आर फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये आपको कुछ ग्रीटिंग्स, ये कुछ लाइंस दे रखी है और आपको देख के बताना है कि फॉर्मल है और या फिर इनफॉर्मल है। सबसे पहले यही बता देती हूँ, देखो जो फॉर्मल होता है उसमें हम ऑफिस की या किसी बड़े से जब बात करते हैं, मैनेजर से बात हो रही है, रिस्पेक्टेड वे में जो बात हो वो फॉर्मल, और इनफॉर्मल चलती है फैमिली और फ्रेंड्स। तो अब हम देख लेते हैं। जीविका मीट जीनू, जीनू माथु इज अवर न्यू मैनेजर। तो इससे आपको पता चल रही है फॉर्मल किसी ऑफिस में बात हो रही है कि जीविका ये जीनू से मिलो, ये जीनू माथु है और ये हमारे न्यू मैनेजर है, तो ये फॉर्मल है। उसके बाद है, लेट मी इंट्रोड्यूस अवर न्यू मैनेजर मिस्टर जीनू माथेव, कि मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ हमारे नए मैनेजर से। तो ये भी ऑब्वियसली बात है, फॉर्मल है, ऑफिशियल है। बाय द वे डू यू नो ईच अदर, जीविका एंड जीनू। ये तो फ्रेंडली वे में पूछा गया कि अरे बाय द वे बताओ तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या, जीविका और जीनू। तो ये क्या है, इनफॉर्मल है। एंड देन उसके बाद बोला गया है हाय हाउ आर यू, तो ये भी इनफॉर्मल है। ये तो हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं ना, हाय कैसा है तू। अब इंग्लिश में तो हाय हाउ आर यू ही चलेगा ना। तो इस तरीके से हमें बहुत इजीली पता चल जाता है क्या इनफॉर्मल है और क्या फॉर्मल है। तो आप इस तरीके से इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, यू आर राम सिंह और रानू बनर्जी लिविंग इन डोर नंबर 16 मारुति स्ट्रीट राजीव नगर कोलकाता। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन सैमसंग एंटरप्राइजेस कोलकाता। तो ये आपका लेटर आया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि आप राम सिंह या फिर रानू बनर्जी हो। इससे एक बात साफ होती है कि जो बॉयज है वो राम सिंह यूज करेंगे एप्लीकेशन में और जो गर्ल्स हैं वो रानू बनर्जी यूज करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप डोर नंबर 16 मारुति स्ट्रीट में रहते हो। मारुति स्ट्रीट का है, मारुति गली कहाँ पे है, ये आपके राजीव नगर कोलकाता में है। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसके लिए अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए सैमसंग एंटरप्राइजेस कोलकाता की एक कंपनी है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर एप्लीकेशन। सबसे पहले तो हमें एड्रेस लिखना होता है। आप इस चीज को काट सकते हो, योर नेम नहीं, शुरू में नेम नहीं लिखना होता। आप डायरेक्ट एड्रेस से शुरू कर सकते हो। तो आपका एड्रेस क्या दे रखा है, एड्रेस इसमें मेंशन है ना, डोर नंबर 16 मारुति स्ट्रीट राजीव नगर। तो यही जो एड्रेस है वो पूरा यहीं पे ही आ जाएगा, डोर नंबर 16 मारुति स्ट्रीट राजीव नगर कोलकाता। तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद डेट आती है आपकी एक गैप छोड़ के, तो जो भी डेट उस दिन आपके एग्जाम वाले डे हो आप डेट लिख सकते हो। उसके बाद आता है इसका एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो याद रखना रिसीवर एड्रेस, यहाँ पे मैंने आर से इसे डिनोट कर दिया। सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, यानी कि आप लोगों को जो भेज रहे हैं। तो इस चीज से याद रखना कि सेंडर एड्रेस, फिर डेट, और उसके बाद ही क्या आता है, रिसीवर एड्रेस। ओके, रिसीवर एड्रेस में बात करें तो हमें किसको लिखनी थी, हम दोबारा अपनी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। हमें एप्लीकेशन लिखनी ऑब्वियसली मैनेजर को ही लिखेंगे। तो द मैनेजर, कंपनी का नाम आपको बताया ही गया था, कंपनी का एड्रेस आपको पता है, कोलकाता मेंशन था, तो आप वही लिखो। उसके बाद सब्जेक्ट है आपका पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट के लिए एप्लीकेशन। ये भी आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट यहीं से मिल जाएगा, ये रहा। अगर आप देखना चाहो तो बहुत इजीली मिल गया। उसके बाद डियर सर मैडम, सैल्यूटेशन देने के बाद आप सबसे पहले किसको फ्रेम करोगे, अपनी बॉडी को। फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रो का होता है। इंट्रो बताने के बाद उसके बाद अपनी बॉडी बताओगे और देन एंड में आता है आप लोगों का कंक्लूजन। ओके, तो ये लेटर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। I am writing to express my strong interest in the position of accountant at Samsung Enterprises at Advertise। कि मैं आपको ये लिखकर बताना चाहता हूँ कि मेरा जो आपके ऑफिस में अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए प्लेस खाली निकली, मेरा वहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। विद अ बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग एंड ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, आई बिलीव आई एम वेल सुटेटेड फॉर दिस रोल। कि भाई मेरे पास अकाउंटिंग की बैचलर डिग्री है और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। कहाँ पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पोस्ट पर और अकाउंटिंग की पोस्ट पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल क्या हूँ, परफेक्ट हूँ। इस तरीके से आपको अपनी स्टार्टिंग करनी है। मतलब जिस तरीके की एप्लीकेशन आएगी आपको उसी तरीके से इसे लिखना होगा। और एक सजेशन ये दूंगी मैं आप लोगों को कि कोई भी एप्लीकेशन लिखनी हो, जब भी कोई टॉपिक हो तो उसे खुद से रिलेट कर लो और उसके बाद उस चीज को, अपने जो थॉट्स आ रहे हैं आप वो लिख लो। तो ऐसे ही इसमें उसने आगे क्या बता रखा है कि किस चीज को मैं एक्सपर्टाइज हूँ, किस किस में, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैनेज कर लेता हूँ। प्रिपेयरिंग बजट, मैं बजट बना लेता हूँ। मतलब उसकी जो जो काबिलियत है उसने ही बता दिया एक जॉब लेटर के अंदर। इसे आप जॉब लेटर कह सकते हो। और एंड में उसने क्या कंक्लूड किया है कि मैंने अपना कंसिडरेशन इसमें अटैच कर दिया, अपना रिज्यूम अटैच कर दिया।
आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कस हाउ माई क्वालिफिकेशन अलाइन विद योर रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद मैं अपना रिज्यूम इसमें अटैच कर चुका हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं आपके रिक्वायरमेंट को पूरी करूंगा। उसके बाद थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन, और आप एंड इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को लिख सकते हो, बहुत इजीली जो ये आपकी एप्लीकेशन है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें एप्लीकेशन किस तरीके से लिखते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर एक लाइन आई थी, वो लाइन क्या थी कि माय रिज्यूम अटैच फॉर योर कंसिडरेशन, कि मैंने अपना रिज्यूम अटैच कर दिया है आपकी कंसिडरेशन के लिए। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ बायोडाटा जिसे हम कहते हैं, या फिर रिज्यूम जिसे हम कहते हैं, उसे हम कैसे लिखते हैं। देखो फर्स्ट है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए आनंद कुमार लिया है, ठीक है। उसके बाद आप फादर नेम लिख सकते हैं, जिसमें मैंने कपिल कुमार यूज किया है, ठीक है। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ यूज कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर जो आप देना चाहो, आपको अपना नहीं लिखना होता, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कुछ भी, 92 फिर XXXXX जो भी आपको मन करे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस लिखना होता है, अनमैरिड। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हो। देखो ये आपको एज्यूम करके लिखनी होती है, क्योंकि आप किसके लिए पोस्ट कर रहे हो, आप जॉब के लिए पोस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं आप ये सोचो हम तो 12th में ही हम क्या लिखे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आप कुछ भी लिख दो कि ग्रेजुएशन यहाँ हुई है मेरी, मास्टर मेरी यहाँ हुई है। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस, जैसा कि लेटर में आपने 5 इयर्स का लिखा है, जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट 5 इयर्स आपने देखा था ना एप्लीकेशन में, तो आप वो यहाँ लिख सकते हो कि मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। फिर लैंग्वेजेस नो आप लिख सकते हो कि हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद रेफरेंसेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना ये बायोडाटा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके से आपको अपना बायोडाटा कंप्लीट करना होता है। तो इस तरीके से आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल फेसिंग एन इंटरव्यू। जब भी आपको इंटरव्यू देते हो तो आपको कौन कौन से जो पॉइंट्स है याद रखने होते हैं। देखो पहले तो रिसर्च द कंपनी, जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको उस कंपनी के बारे में सब पता लगाना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है वो कंपनी, उस कंपनी से रिलेटेड कौन सी न्यूज है जो लेटेस्ट बनी है अभी। तो इस तरीके से आपको उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए, ताकि आप भी अपना इंटरेस्ट वगैरह जो भी है मतलब दिखा सको, ठीक है। इसके अलावा रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसका अच्छे से रिव्यू कर लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, ताकि आप मैच कर पाओ कि आपकी क्वालिफिकेशन और जो आपका एक्सपीरियंस है वो उन रिक्वायरमेंट और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैच खाता भी है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपेयर योर आंसर, आपको अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। जिससे कि आपको क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, और फिर खुद की स्किल्स अचीवमेंट को देकर आपको अपने आंसर्स को क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। देन ड्रेस एप्रोप्रिएटली, देखो आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका ड्रेसअप भी बहुत मैटर करता है। ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी सतरंगी सा बन के चले जाओगे और हंसी का पात्र बन जाओगे, तो ऐसा नहीं करना होता। आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए ऑब्वियसली फॉर्मल होनी चाहिए, जो कंपनी का ड्रेस कोड है अगर आपको पता है आपको उस कोड को ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसा कोई ड्रेस पहन के जाना चाहिए जो कंपनी के लिए काफी ज्यादा सुटेबल हो और फॉर्मल लुक लगे, उससे भी जो एक्सप्रेशन होता है वो काफी ज्यादा बेस्ट पड़ता है। उसके बाद पंक्चुअलिटी, आपको इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, हमेशा टाइम से कुछ मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, ताकि इससे आपकी पंक्चुअलिटी का पता चले कि आप बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल हो। क्योंकि अगर आप लेट जाते हो थोड़ा सा भी तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन यानी कि नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है इंटरव्यूअर्स के ऊपर आपके बारे में। इस तरीके से पंक्चुअलिटी। देन बॉडी लैंग्वेज, देखो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें गुड पोस्चर में बैठना चाहिए, ऐसे झुक के नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। इंटरव्यू में बात करते वक्त हमें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए सामने वाले के साथ। इसके अलावा हैंडशेक वगैरह करना चाहिए और स्माइल करते हुए इंटरव्यू देना चाहिए। इस तरीके से ये आपके यहाँ पर सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से ये कुछ मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, तो एक बार हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर व्हाट काइंड ऑफ अ हेवन ऑफ अ फ्रीडम डिड द पोएट इमेजिन फॉर हिज कंट्री। देखो आप सभी को पता है कि जो वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर पोएम है ये आपके श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। और इस पोएम को जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इसमें वो किस चीज की बात करते हैं, अपनी कंट्री की बात करते हैं। अपनी कंट्री को वो इस रूप में इमेजिन करते हैं कि जहाँ पर जो लोग हैं वो बिना किसी डर के रह रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि अपने आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं। तो जो पोएट है वो अपने कंट्री मैन यानी कि अपने कंट्री के लोगों से क्या चाहता है कि उनको जो स्टेट है वो एक फ्रीडम दे, और उसी फ्रीडम को उन्होंने क्या बोला है, हेवन ऑफ फ्रीडम बोला है। वो क्या कहते हैं कि कंट्री
कंट्री में सभी लोगों को नॉलेज बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हो, हर एक इंसान के पास नॉलेज हो, कोई भी डर उन्हें ना हो, किसी भी प्रकार का ह्यूमिलेशन उनके साथ ना हो। जैसा कि आप सबको पता है, इन्होंने यहाँ पे जो फ्रीली अवेलेबल की बात करी है, मैं आपको बता देती हूँ। पहले के टाइम पे आपको जैसे पता है, महिलाओं को, शूद्र वगैरह को, जो लोअर कास्ट के अनटचेबल लोग होते थे, उनको एजुकेशन का राइट नहीं था। तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सभी को जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए। किसी भी इंसान के साथ कोई ह्यूमिलेशन नहीं होना चाहिए, लोगों को आपस में कोई डर नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट है वो अपनी कंट्री के लोगों से क्या चाहता है कि फेयरलेस होके रहो, बिना किसी डर के, नॉलेजेबल रहो, आपको ज्ञान होना चाहिए, ट्रूथफुल, सच का साथ दो, एक्टिव रहो, ठीक है। अपने माइंडसेट को थोड़ा ब्रॉड करो, जो भी दकियानुसी और छोटी सोच होती है ना, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, इन सारी चीजों को खत्म करो। वो क्या चाहते हैं कि कंट्री के लोग ऑनेस्ट रहे, यानी कि ईमानदार रहे, ओपन माइंडेड रहे, खुले विचारों वाले रहे और हार्ड वर्किंग, यानी कि काफी ज्यादा मेहनती हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू सुनील गावस्कर इफ हिज अंकल डिड नॉट नोटिस होल इन हिज ईयरलोब। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील गावस्कर के लिए पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि अगर सुनील गावस्कर के जो अंकल थे वो उनके ईयरलोब में वो छोटा सा होल नोटिस नहीं करते तो क्या होता उनके साथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा भी गया एग्जाम में। देखो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ये जो सुनील गावस्कर थे, उनके जो अंकल थे, नन काका जिसे कहा जाता था, जिन्हें कहा जाता था, अगर वो लोग क्या करते, अगर वो नोटिस ही नहीं करते उनके जो लेफ्ट ईयर लोब में एक छोटा सा होल था, तो आज जो गावस्कर होते वो क्रिकेटर की जगह क्या होते, फिशरमैन की फैमिली में पलते, ठीक है, और बाद में बड़ों के फिशरमैन ही बनते। जो वो होल था वो उनके लिए ब्लेसिंग के रूप में सामने आया, क्योंकि जो नर्स है उसने एक्सीडेंटली उससे, मतलब कि गलती से जो बच्चे थे वो आपस में बदल गए थे, और जो गावस्कर है वो एक फिशरमैन की चाइल्ड के साथ, यानी कि एक मछुआरे के बच्चे के साथ बदल दिया गया था। जब गावस्कर के अंकल उनसे मिलने हॉस्पिटल आए थे तो उन्होंने क्या देखा था कि वो कल जो मैंने बच्चा देखा था उसके तो लेफ्ट ईयर में, यानी कि बाएं कान में एक छोटा सा होल था, लेकिन इस वाले बच्चे में तो नहीं है। तो इसीलिए बाद में, और एक चीज और, कब हुए थे ये बच्चे एक्सचेंज, जब बेबीज को नहलाने लेके जाते हैं तब हुए थे बच्चे हॉस्पिटल में चेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन आए तो अगर, तो इसीलिए फाइनली बाद में जब सर्च वगैरह किया जाता है तो गावस्कर उसको ढूंढ लेते हैं कि वो फिशर वुमेन, मछुआरे की बीवी के बगल में जो बच्चा सो रहा था वो कौन थे, सुनील गावस्कर। तो इस तरीके से ये जो होल था उनके लिए ब्लेसिंग के रूप में उभरा और वो एक फिशरमैन की लाइफ जीने से बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेहरू व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट वी फेस टुडे। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उनके अकॉर्डिंग आज हम कौन सा कन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। देखो हम जो फेस कर रहे हैं वो है प्रेशर। हम इसीलिए बिल्डअप नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे ऊपर कई सारे प्रेशर है। अब वो प्रेशर की जड़ क्या है, कास्ट, लैंग्वेज, भाषा, रिलीजन, धर्म, रेस, जाति, ठीक है, और जो शेड्यूल नेचर है हमारी सोसाइटी का। जो नेहरू थे वो चाहते थे कि इन सारे प्रेशर को स्ट्रेंथ में, ताकत में बदल दिया जाए। वो एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी चाहते थे जहां पर किसी भी वर्ग, जाति को लेकर कोई भेदभाव ना हो। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति, इंडिविजुअल मतलब होता है हर एक व्यक्ति यहाँ पर ग्रो कर सके अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। वो चाहते थे कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो आगे चले, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि जो लोग हैं वो खुल के जिए, कास्ट जैसा कुछ ना बचे, ठीक है। तो चाहते थे कि जो ये धर्म, भाषा, जाति, इन सब के नाम पर भेदभाव होते हैं, इन दबावों को, इन प्रेशर्स को क्या बना लो, स्ट्रेंथ बना लो। तो वो इन सारे फेसेस की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स अवॉइड ह्यूमन बीइंग, व्हाई डिड द टाइगर कम स्ट्रेट एट बलदेव। बहुत सारे जो जंगली जानवर है वो ह्यूमन बीइंग को अवॉइड करते हैं, लेकिन क्यों जो वो टाइगर था वो डायरेक्ट बलदेव के पास आ गया था। तो ये आपका जो क्वेश्चन आया वो कहाँ से आया, द टाइगर इन द टनल से आया है, ठीक है। इसमें हमें क्या पता चलता है, जो टाइगर था वो बलदेव के पास क्यों गया था, क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन से डरता नहीं था। ऑब्वियसली बात है, वो इंसानों से नहीं डरता था। जो बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं वो ह्यूमन बीइंग को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि नॉर्मली वो वेपन्स होते हैं उनके पास, वो उनसे डरते हैं। लेकिन जो टाइगर है वो कॉन्फिडेंट था कि वो अटैक करेगा और बलदेव को मार देगा, वो बहुत कॉन्फिडेंट था और एंड में होता भी यही है। देखो पहली बात तो जो टाइगर था वो काफी सालों से ह्यूमन का शिकार कर रहा था और वो इसीलिए बलदेव की तरफ भी बढ़ता ही जा रहा था। और बलदेव, आप लोगों ने स्टोरी में देखा है, वो एक वॉचमैन था जो नाइट को काम करता था और उसका जो लैम्प था उसे कंटिन्यू जला के रखना होता था। क्यों, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता था। उसकी जो जॉब थी वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि उसे सिग्नल्स देने होते थे मेल ट्रेन को कि जो टनल है वो क्लियर है या नहीं है। और बलदेव को अपने बारे में कोई चिंता नहीं थी, ठीक है, बट जो उसका सन झोपड़ी में अकेला सोता था वो उसके लिए चिंतित होता था। लेकिन व्हेन ही सीज द टाइगर ही वांट्स टू फ्ली बट इट इज नाइट एंड ही नोज द टाइगर कैन बी मोर देन हिम। और जब उसने उस दिन टाइगर को देखा तो वो चाहता था कि वो भाग जाए, लेकिन उसने देखा था कि रात हो चुकी है, कोई फायदा नहीं, और उसे ये भी पता था टाइगर उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही स्टैंड विद हिज बैक टू द सिग्नल पोस्ट एंड स्टेयर एट द टाइगर मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स हिम। उसने देखा धीरे धीरे जो वो टाइगर था वो उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, ठीक है।
है। उसने काफी ज्यादा छुपने वगैरह की कोशिश भी की, लेकिन एंड में यही होता है, टाइगर था वो बलदेव को मार देता है कुछ मिनटों बाद ही। हालांकि जो बलदेव था उसने अपनी कुल्हाड़ी से, या जो उसके पास एक्स थी, उसने वो टाइगर के शोल्डर पर अटैक भी किया था उससे, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता। जो बलदेव होता है वो वेपनलेस होता है, उसके पास कुछ नहीं बचता उसकी कुल्हाड़ी को देने के बाद भी, क्योंकि फंस जाती है टाइगर के शोल्डर पर ही। और जो टाइगर था वो बलदेव को कुछ ही मिनट में मार देता है। नेक्स्ट है इन फादर डियर फादर व्हाई डिड राहुल राइट द लेटर। तो ये आपकी जो फादर डियर फादर जो आपका चैप्टर था वहां से आया है कि राहुल ने अपने पापा को लेटर क्यों लिखा। आपको पता है कि जो राहुल के पिताजी है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो राहुल के पिताजी हैं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, है ना। वो काफी ज्यादा नाराज से थे अपने बेटे से, वो क्लास में सेकंड पोजीशन पे क्यों आया, फर्स्ट पे क्यों नहीं आया, जबकि राहुल ने बहुत हार्ड वर्क किया था। लेकिन फिर भी उसके पापा ने उसे प्राउड की नजरों से नहीं देखा और अपने लेटर में उसे डांटा ही था। तो राहुल काफी ज्यादा हर्ट हुआ और उसने अपने पापा को लेटर लिखने की सोचा और उसने सीधा लिखा कि काश उसके पापा उसे समझ पाते कि उसे कैसा फील हो रहा है। राहुल ने लेटर में डिस्क्राइब किया था कि उसने स्टडी हार्ड की थी, कितना अच्छा उसने अपना बेस्ट दिया भी था, लेकिन फिर भी आपने उसकी अचीवमेंट को सहारा नहीं। और उसके बाद राहुल इसमें ये भी बताता है, अगर आप लोगों को याद हो, वो डायरेक्ट कहता है कि ये सारी रटी रटाई पढ़ाई जरूरी नहीं है। और इसमें वो अपने दादा दादी का भी एग्जाम्पल देता है। दादा दादी भी कहते हैं कि हमें लाइफ के वैल्यूज, ये हार्ड वर्किंग, स्ट्रेंथ, है ना, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इन सारी बातों को सीखना भी हमारे लिए जरूरी है और ज्यादा बेटर है किसी रटी रटाई पढ़ाई से। तो वो इन सारी चीजों को लेटर में लिखता है। हालांकि वो काफी ज्यादा हर्ट और कंफ्यूज था कि उसके पापा ने सेकंड आने के बाद भी उसे डांटा। ठीक है, तो इस तरीके से वो ये लेटर लिखता है। नेक्स्ट है व्हाट मेजर चैलेंज डज द यूज ऑफ विंड एनर्जी पोज टू मैन। ये आपके फ्यूल ऑफ द फ्यूचर से आया है कि विंड एनर्जी को यूज करने में क्या क्या मैन के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। देखो, हालांकि जो विंड एनर्जी है वो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी रही है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस होते हैं हमारे सामने। देखो, पहली बात तो विंड एनर्जी की कॉस्ट, काफी ज्यादा लागत लगती है, इसमें काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स कैन फ्लाई इनटू द रोटर। आपको पता है कि जो चिड़िया होती हैं वो कभी कभी मर भी जाती है, क्योंकि वो ऊपर फ्लाई करती है, वो उनके बीच में फंस के मर जाती है। इसके अलावा जो विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं वो काफी ज्यादा नॉइस को, आवाज को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपको पता है नॉइस पोल्यूशन का भी खतरा बढ़ता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट नेहरू रेफर्स टू विद प्राइड, मेंशन एनीथिंग। तो ये भी इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर नेहरू जी से क्वेश्चन आया है आप लोगों का। ठीक है, तो क्या क्या एंशिएंट इंडिया के क्या क्या एस्पेक्ट बताए थे उन्होंने, किन किन एंशिएंट इंडिया के, अपने प्राचीन भारत के किन किन पहलुओं पर उन्हें गर्व था। देखो, पहली चीज तो उन्हें गर्व था द स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक रेस ऑफ इंडियंस। ठीक है, इंडियंस की जो ताकत और एनर्जेटिक चीजें थी उनको लेकर। इसके अलावा उनकी क्यूरोसिटी, जो लोगों की, प्राचीन भारत के लोगों की जो क्यूरोसिटी थी, जो वो किसी भी चीज को जानने के लिए इतनी ईगरनेस रहते थे, इस चीज को। इसके अलावा कितनी सारी मैच्योर और टॉलरेंट सिविलाइजेशन यहाँ पर आई थी। आप सबको पता है कितनी सारी सभ्यताएं भारत के अंदर आई, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आप लोगों का, और कितने सारे अच्छे राजा महाराजा, मौर्य समाज हो गया। काफी चीजें हमें देखने को मिले जिनसे हमें प्राउड फील होता है। इसके अलावा द सर्च फॉर ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, आप इसमें गौतम बुद्ध वगैरह को भी देख सकते हो, है ना। उन्होंने सत्य की प्राप्ति के लिए और बुद्धित्व की प्राप्ति के लिए अपना घर तक छोड़ दिया था। तो भारत के इतिहास में हमें स्पिरिचुअल नॉलेज भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी देखने को मिलता है ना। ये सारी जो नॉलेज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहीं से नेहरू ने पार्लियामेंट्री, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, साइंस और टेक्नोलॉजी, इन सब पर जोर दिया था। और उनका क्या मानना था नेहरू जी का, कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो हंगर यानी कि भुखमरी, पोवर्टी यानी कि गरीबी, इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ता, ऐसी चीजों को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सुनील गावस्कर से आया है, जो माय फर्स्ट स्टेप से, कि गावस्कर के जो अंकल थे नन काका, उन्होंने कैसे उन्हें फिशरमैन सन की लाइफ जीने से बचा लिया था और ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया। तो ये मैंने आपको अभी अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है ना, कि उनके लेफ्ट ईयर लोब पर क्या था, एक मार्क था जो उनके अंकल जी ने पहचान लिया था और इसी उस सिल की वजह से उन्होंने आपस में एक्सचेंज होने से बचा लिया। ठीक है, अब मैं आपको ये टर्निंग पॉइंट वाला बता देती हूँ। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि फिशरमैन की लाइफ कैसे थी, कैसे बचा लिया था उन्हें। लेकिन टर्निंग पॉइंट वाली बात जो है वो ये है कि जो गावस्कर के अंकल है, उन्होंने उसको क्या कहा था कि अपने टैलेंट और स्किल्स को पहचानो। ठीक है, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हार्ड वर्क करोगे तभी तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा, इसी से अगर तुम बार बार भीख मांगते रहोगे तो वो चीज अच्छी नहीं है। तो गावस्कर ने फिर अंकल के वर्ड्स को सीरियसली लिया था और जीतना डिसाइड किया था भीख मांगने से अच्छा। आपको अगर स्टोरी याद हो तो आपको पता होगा कि वो जो बैट्स होते थे जिन पर ऑटोग्राफ वगैरह होते थे, वो उनको देखने के लिए मांगता रहता था, है ना। तो उसके अंकल ने तब उन्हें एक सीख दी थी कि भीख मांगने से अच्छा है कि जीतो। उन्होंने इस सीख को काफी ज्यादा अच्छे से लिया था और एंड में आपको पता है कि वो कितने बड़े क्रिकेटर बने थे। नेक्स्ट है आई वरी से क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब 2 क्वालिटीज ऑफ जिराड दैट हेल्प हिम टू आउटविट द इंट्रूडर। ठीक है, तो जिराड की हमें 2 क्वालिटी बतानी है, उसने किस तरीके से इंट्रूडर की
की हेल्प की थी। पहली चीज तो देखो इंटेलिजेंस, जिराड था काफी ज्यादा इंटेलिजेंट मैन था, उसके पास ये एबिलिटी थी कि वो तुरंत सोचता था, तुरंत ही उसके पास किसी भी बात को लेकर सॉल्यूशन होते थे, वो किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में ही सुलझा लेता था। वो इस बात को भी समझ रहा था कि जो इंट्रूडर का मोटिवेशन क्या है और किस तरीके से उसे उसकी नॉलेज का ही फायदा उठाना है। इसके अलावा रिसोर्सफुलनेस, जो जिराड था वो काफी रिसोर्सफुल पर्सन था, हु वाज एबल टू यूज हिज सराउंडिंग्स टू हिज एडवांटेज। उसके पास इतनी एबिलिटी थी कि वो अपने सराउंडिंग्स को भी या अपनी जो आसपास की चीजें होती थी उनसे भी अपनी एडवांटेजेस निकाल सकता था। ठीक है, यही दो क्वालिटीज है जिराड की, ठीक है, जो काफी ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा आप करेज भी लिख सकते हो, साहस भी लिख सकते हो कि जिराड जो था वो काफी ज्यादा ब्रेव मैन था, वो इंट्रूडर के सामने खड़ा होने से बिल्कुल नहीं डरा। ये कुछ क्वालिटीज थी जिराड की, जिसकी वजह से जो जिराड था उसने इंट्रूडर को क्या कर रहा था, डिफीट किया था और उस डे को बचा लिया था। तो यही कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है, कि जो जिराड था उसका स्ट्रॉन्ग सेंस था जस्टिस का, वो डिजायर थी उसके अंदर दूसरों की हेल्प करने की। तो हम ये देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वेद्स फैमिली रिएक्ट टू हिज ब्लाइंडनेस? वर दे वर वेरी अनहैप्पी और डिड दे थिंक ही वुड रिकवर? व्हाट डिड दे डू अबाउट हिज प्रॉब्लम? माय सन विल नॉट अ बैगर बी से ये क्वेश्चन आया है आपकी। जो वेद की फैमिली थी उन्होंने वेद के अंधेपन पर कैसा रिएक्ट किया था, क्या वो लोग नाखुश थे और उन्होंने उनके रिकवर होने के लिए कुछ किया था और उन्होंने उसकी प्रॉब्लम के लिए बाद में क्या। देखो, जो वेद की फैमिली थी ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा नाखुश थी जब उन्हें उनकी ब्लाइंडनेस, अंधेपन के बारे में पता चला था। उनकी मम्मी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका जो बेटा है वो अंधा हो चुका है। उन्होंने काफी ज्यादा, चैप्टर में आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया हुआ है कि उन्होंने काफी ज्यादा हकीम वगैरह को बुलाया था, पंडितों को बुलाया था प्रे करने के लिए, काफी ज्यादा मेडिसिन का यूज किया गया था ताकि उनकी ब्लाइंडनेस को खत्म किया जा सके। लेकिन उनके पापा जो कि एक डॉक्टर थे वो बिलीव नहीं करते थे इन हकीम वगैरह में, इन पंडित वगैरह में। तो उन्होंने एंड में क्या किया, अपनी तरफ से सारी कोशिश करने के बाद उन्होंने एंड में वेद को दादर स्कूल भेज दिया, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए स्कूल था बॉम्बे में। वेद के जो फादर थे वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्या बने, एक भिखारी बने। तो उन्होंने उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए एक कदम उठाया। उन्होंने डॉक्टर R.M. हेल्डर, जो कि दादर स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनसे एडवाइस मांगी। जो डॉक्टर R.M. हेल्डर थे उन्होंने क्या बोला कि आप अपने बेटे को हमारे स्कूल में भेज दो तो हम उसकी ब्लाइंडनेस को ओवरकम कर सकें। तो इस तरीके से उनके पिताजी ने उन्हें उस स्कूल में भेजा। बाद में वेद ने अपनी इस ब्लाइंडनेस से ओवरकेम किया और एक फेमस राइटर भी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, इज इट एप्रोप्रिएट फॉर द पोएम? पूछा गया है, पोएम से क्वेश्चन आया आपका कि जो द रोड नॉट टेकन पोएम है उसका जो ये टाइटल है वो एप्रोप्रिएट है, आपको क्या लगता है? तो देखो, जो द रोड नॉट टेकन पोएम थी उसमें ऑब्वियसली हमें पता है कि जो पोएट था उसके पास दो चॉइसेस थी, ठीक है, या तो वो इस रोड पर जाए, वो उस रोड पर जाए। तो इसी से उन्होंने लाइफ को इंडिकेट किया है कि हर पर्सन के पास दो रोड होती हैं, ऐसी लाइफ में भी होता है, दो चॉइसेस होती है उनके पास। द पोएम इज अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ एंड द टू रोड सिंबलाइज द डिसीजन पीपल मेक एंड हाउ दोस डिसीजन अफेक्ट द फ्यूचर। तो जो ये पोएम थी वो लाइफ की यात्रा के बारे में थी, जर्नी के बारे में थी, और जो वो दोनों रोड थी वो किसको सिंबलाइज कर रही थी, लोगों के डिसीजन लेने को, कि किस तरीके से जो डिसीजन होता है वो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो ये टाइटल है बिल्कुल एप्रोप्रिएट था, क्योंकि जो रोड्स है उन्होंने लाइफ के डिलेमास को ही क्या किया था, सिंबलाइज किया था। आपको याद होगा कि पोएट के पास दो रोड थी, एक तो वो जिसमें उसे काफी ज्यादा पैरों के निशान दिख रहे थे, जिससे उसे पता चल रहा था कि बहुत सारे लोग इस रोड की तरफ होते हुए गए, और दूसरी वो जो बिल्कुल शांत थी, जिस पर कोई निशान नहीं था। तो जो ऑब्वियसली जो नरेटर था उसने कौन सी रोड चूज की थी, उसने लेस ट्रेवल रोड चूज की थी, जिस रोड से लोग जो थे वो गए नहीं थे, उसने वो रोड चूज की थी ताकि उसे ये पता चले कि ऐसा सारे लोग उसी रोड से गए हैं तो इस रोड का क्या फायदा है। ठीक है, तो यही लाइफ में डिफरेंसेस होते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं तो हम ज्यादातर उसके पीछे चले जाते हैं जिसपे सारे लोग गए होते हैं, बट हमें कभी कभी अपने अकॉर्डिंग भी कुछ करना चाहिए। तो ये जो टाइटल है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट हैड आराधना's पेरेंट्स गॉट फॉर हर? आराधना के पेरेंट्स आराधना के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए? व्हाई डिड आराधना's मदर गिफ्ट इट टू हर ऑन द डे ऑफ द स्कूल एनुअल फंक्शन? और आराधना की मदर ने उसे एनुअल फंक्शन के डे वाले दिन ही क्यों गिफ्ट दिया? देखो, आराधना के पेरेंट्स के लिए एक नेकलेस लाए थे एज अ गिफ्ट के रूप में। जो नेकलेस था वो किसका सिंबल था? उनके प्यार का, उनकी केयर का। आराधना की मम्मा ने उसी दिन उसे नेकलेस क्यों दिया था? स्कूल के एनुअल फंक्शन वाले दिन ही क्यों दिया था? क्योंकि जो आराधना है वो एक भरतनाट्यम डांसर थी और उस दिन उसकी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो जो नेकलेस था उस नेकलेस ने आराधना के लुक पे और चार चांद लगा दिए जब वो उसे पहन रही थी। आराधना के जो पेरेंट्स थे, जो उसकी फैमिली मेंबर्स थे, वो उस पे काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि वो अपने एनुअल शो को इनॉग्रेटेड करने के लिए सेलेक्ट हुई थी। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको बता दिया आपका एग्जाम किस तरीके से आता है। इसके साथ साथ जो भी मुझे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, मैंने उसको भी आप लोगों के सामने सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कवर अप किया है। अगर आपको इस पूरी वीडियो के किसी भी पोर्शन में, किसी भी पार्ट में कोई डाउट होता है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप इस वीडियो को अगर आप लोगों ने एंड तक देखा है, तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि इंग्लिश का एग्जाम किस तरीके से आता है और आप किस तरीके से उसे सॉल्व करके ना केवल पास हो सकते हो बल्कि अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हो। हालांकि अगर किसी को क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे, तो आप पैसेजेस को भी अच्छे से अटेम्प्ट करके पास हो सकते हो। आपको पता है आपके 8 पैसेज आपको दिखाए गए हैं अभी। आप अगर पैसेजेस को भी सॉल्व करते हो, तो आपके जो पास होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आप